हेलो बच्चों, कैसे आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब बढ़िया होंगे। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं रेडॉक्स रिएक्शन। देखो, चैप्टर बहुत ही आसान सा चैप्टर है। रेडॉक्स रिएक्शन जो है, कोई इसमें जो इतनी ज्यादा कॉम्प्लेक्स चीजें नहीं है। इससे पहले मैं उम्मीद करता हूं कि आपने मोल पढ़ चुके होंगे आप लोग, ठीक है। और ये जो चैप्टर है, इससे आप ये मान के चलो कि हर साल नीट में कम से कम एक क्वेश्चन तो आता ही है। और रेडॉक्स और मोल को अगर हम दोनों को कंबाइन करके देखें तो कम से कम जो हो एक से दो क्वेश्चन जो हो यहां से पूछे जाएंगे। और सेम टू सेम जेई में भी ऐसा ही है कि जेई मेंस में जो हो कम से कम रेडॉक्स से एक क्वेश्चन आ सकता है। और इक्विवेलेंट कांसेप्ट से जो हो जेई एडवांस में क्वेश्चन पूछा जाता है, अक्सर पूछा जाता है। तो रेडॉक्स रिएक्शन जो चैप्टर है ना, इसमें जैसे कि आपको पता है कि रेडॉक्स रिएक्शन जो है ना, किसको बोलते हैं। छोटी क्लासों में आपने इस वर्ड के बारे में जरूर सुना होगा, रेडॉक्स के बारे में। तो हमें यह पता है कि रेडॉक्स का मतलब ऐसी रिएक्शंस जिनमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साइमल्टेनियसली होते हैं, दोनों एक साथ होते हैं, उन रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं, रेडॉक्स बोलते हैं, ठीक है ना। अब ये जो रेडॉक्स वर्ड है, ये अपने आप में दो चीजों से मिलकर बना है। एक तो इसमें है RAD, ये वर्ड लिया गया है किससे, रिडक्शन से। ये रिडक्शन का RAD। और दूसरा जो वर्ड है इसमें है OX, ऑक्स का मतलब यहां पर सांड नहीं है, ठीक है ना। यहां पर ये लिया गया है ऑक्सीडेशन से, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन का तो हमने OX और रिडक्शन का जो है वो RAD मिलाकर जो है रेडॉक्स बना है। यानी कि ऐसे रिएक्शंस जिनमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक साथ होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, रेडॉक्स बोलते हैं, ठीक है। अब ये तो बात हुई रेडॉक्स की। अब भैया ये चैप्टर पढ़ने के लिए सबसे जरूरी चीज है क्या, एक तो ऑक्सीडेशन, एक रिडक्शन। कि अगर आपको ये नहीं पता है कि क्या ऑक्सीडेशन होता है और क्या रिडक्शन होता है, तो रेडॉक्स तो हम पढ़ ही नहीं सकते। तो हमें जो है पहले फोकस करना है किस पर, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पर। तो आप ये देखो कि हम पहले पढ़ेंगे ओल्ड कॉन्सेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ठीक है। कि पहले जो है वो हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को किस तरीके से डिफाइन करते थे, हमें ये चीज देखनी है। तो देखो जरा कि ओल्ड कॉन्सेप्ट में हमें जो है दो कॉलम बनाने हैं कि ऑक्सीडेशन क्या होता है और सेकंड जो है वो रिडक्शन क्या होता है। मैं दो कॉलम बनाने, आप भी जो साथ साथ जो है उसको नोट्स को प्रॉपर मेंटेन करना, क्योंकि जो है वो आउटपुट ऑनलाइन रिजल्ट ऑनलाइन क्लास का तभी आएगा जब आप प्रॉपर नोट्स बनाएंगे, ठीक है। तो मैं जो है यहां पर कोशिश करूंगा कि मैं आपको एक बहुत ही अच्छा कंटेंट यहां से प्रोवाइड करवाऊं और आप उसको प्रॉपर नोट्स के फॉर्म में लिखें। प्रॉपर नोट्स बनाओगे तभी जो है वो आपको उस कंटेंट का आउटपुट देखने को मिलेगा। तो आप देखो कि ऑक्सीडेशन पहले आपने पढ़ा भी होगा छोटी क्लासेस में कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज ऑक्सीडेशन। तो यहां पर हम बोलते हैं एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, कि अगर कहीं पर ऑक्सीजन ऐड होता है तो वहां पर क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। जैसे आप ये मान के चलो हमारे पास रिएक्शन है भैया Na और ये साथ में O2, रिएक्शन में बना हमारे पास Na2O, ये कोई रिएक्शन है, ठीक है। अब इस रिएक्शन में आप देख रहे हो कि सोडियम में एक तरीके से ऑक्सीजन का क्या हुआ है, एडिशन हुआ। तो जिसमें ऑक्सीजन का एडिशन होता है उसका क्या होता है, ऑक्सीडेशन। तो यानी यहां पर मैं बोलूंगा, यहां पर बेसिकली क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन ऑफ सोडियम। कि जहां पर ऑक्सीजन का एडिशन हुआ वहां पर क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। सेकंड इज रिडक्शन। तो रिडक्शन में देखो जरा, यहां पर हम बोलते हैं, आपने याद करो छोटी क्लासों में, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। जहां पर हाइड्रोजन का एडिशन होगा वहां पर क्या होगा, रिडक्शन होगा, ठीक है। जैसे बहुत सी रिएक्शंस है, एक जनरल एग्जांपल लेते हैं, H2+S इज कन्वर्टिंग इनटू H2S। ये एक जनरल रिएक्शन है, जनरल एग्जांपल है। तो अब इस रिएक्शन में आप देखोगे सल्फर में हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा है, तो मैं बोलूंगा यहां पर क्या हो रहा है, रिडक्शन ऑफ सल्फर, ठीक है। कि जहां जिसमें हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा है उसका क्या होता है, रिडक्शन होता है, ठीक। फिर देखो कि यहां पर हम ऐसा भी बोलते थे कि भैया जी अगर कहीं पर जो है वो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, कि कहीं से अगर हाइड्रोजन हटेगा ना तो बेसिकली वहां पर क्या होगा, वहां पर ऑक्सीडेशन होगा। कहीं से भी हाइड्रोजन हटे, जैसे हमारे पास एक जनरल सी रिएक्शन है, HCl इज कन्वर्टिंग इनटू H2 और ये Cl2। आप देख रहे हो कि क्लोरीन से हाइड्रोजन हट गया है, तो मैं बोलूंगा यहां पर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन ऑफ Cl, क्लोरीन का ऑक्सीडेशन हो रहा है। फिर यहां पर हम बोलते हैं भैया जी, एक तरीके से आप बोल सकते हो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन,
कि अगर कहीं से ऑक्सीजन हटेगा तो वहां पर क्या हो सकता है, वहां पर रिडक्शन हो सकता है। बहुत ही जनरल सी रिएक्शन है, जैसे SO3 इज कन्वर्टिंग इनटू SO2 और ये साथ में हाफ O2, ये रिएक्शन है। अब इस रिएक्शन में आपको पता है कि ऑक्सीजन जो क्या हो रही है, रिमूव हो रही है। किस में से हट रही है, SO3 में से हट रही है। तो यहां पर मैं बोलूंगा कि यार यहां रिडक्शन हुआ है, और रिडक्शन किसका हुआ है, रिडक्शन ऑफ सल्फर। एक तरीके से सल्फर का यहां पर रिडक्शन हुआ है, ठीक है। फिर देखो कि हम तीसरे पॉइंट पर ये बोलते हैं कि अगर कहीं पर एडिशन ऑफ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, अगर कहीं पर ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम का एडिशन होगा तो वहां पर हम बोलेंगे वहां पर क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम का एडिशन होगा तो क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। आप यूं समझने की कोशिश करना, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, जैसे एग्जांपल के लिए रिएक्शन इज H2 प्लस F2 इज कन्वर्टिंग इनटू 2HF, ये हमारे पास कोई रिएक्शन है, ठीक है। अब इस रिएक्शन में आप देख पा रहे हो कि फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो अगर फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और यहां पर फ्लोरीन किस में ऐड हो रहा है, हाइड्रोजन में ऐड हो रहा है, तो हाइड्रोजन का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है इस रिएक्शन में। हाइड्रोजन इज ऑक्सीडाइज्ड, ठीक है। इस रिएक्शन में बेसिकली हाइड्रोजन का क्या हो गया है, ऑक्सीडेशन हो गया। बहुत ही सीधा सा काम, हाइड्रोजन का भी ऑक्सीडेशन हो सकता है। और फिर हम यहां पर हम बोलेंगे कि अगर कहीं पर एडिशन ऑफ मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, कि अगर कहीं पर ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का एडिशन होता है तो वहां पर क्या होता है, रिडक्शन होता है। ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव, जैसे आपको पता होना चाहिए, जो मेटल्स होती है ना, वो तो होती है कैसी, इलेक्ट्रोपॉजिटिव, और जो नॉन मेटल होती है वो कैसी होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो अगर कहीं पर जो है वो आप ये देखो कि हमारे पास रिएक्शन है, जैसे Na और ये Cl2 इज कन्वर्टिंग इनटू 2NaCl। अभी एक जनरल सी रिएक्शन है, और आपको पता है कि यहां पर जो है वो सोडियम इज इलेक्ट्रोपॉजिटिव, दिस इज इलेक्ट्रोपॉजिटिव। तो अगर ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव है ना, तो यहां पर मैं बोलूंगा जिसमें इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट ऐड हो रहा है उसका क्या होगा, रिडक्शन होगा। तो मैं यहां पर बोलूंगा Cl2 इज रिड्यूस्ड। इस रिएक्शन में Cl2 का क्या हुआ है, रिडक्शन हुआ है, ठीक है। ये हमारे पास जो है वो हम पहले ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को कुछ इस तरीके से डिफाइन करते थे। इसमें एक और जनरल पॉइंट हम लिख सकते हैं कि जैसे जो है वो यहां मैं ऐसा बोलूंगा कि इसका अपोजिट, कि अगर कहीं से जो है वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम अगर हट रहा है, ठीक है ना, यहां पर मैं बोलूंगा रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट, कि अगर कहीं पर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट हटेगा तो भी ऑक्सीडेशन हो सकता है। और यहां पर आप बोल सकते हो रिमूवल ऑफ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, कि अगर कहीं पर ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जो है क्या होगा, रिमूव होगा, तो वहां पर क्या होगा, रिडक्शन होगा, ठीक है। अब देखो कि ये जनरल ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को डिफाइन करने के अपने पास मेथड है, अपने पास तरीके हैं। पहले हम ऑक्सीडेशन रिडक्शन को ऐसे ही डिफाइन करते थे, लेकिन भाई अब बहुत सारी रिएक्शंस ऐसी है जिनमें इनमें से कुछ भी नहीं होगा। ना तो वहां पर हाइड्रोजन का एडिशन होगा, ना ऑक्सीजन का एडिशन होगा, ना हाइड्रोजन का रिमूवल होगा, ना ऑक्सीजन का रिमूवल होगा। कहने का मतलब यह है कि इनमें से जो है वो कुछ भी नहीं होगा, और इनमें से कुछ भी नहीं होगा लेकिन फिर भी वहां पर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पॉसिबल हो सकता है। अगर ऐसा हुआ तो भैया फिर हम कैसे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को चेक करें, ठीक है। तो देखो अब हम जो है वो पढ़ते हैं मॉडर्न कंसेप्ट ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का। मॉडर्न कंसेप्ट का मतलब है देखो कि बहुत सारी जो है वो रिएक्शंस ऐसी है जो इनसे डिफाइन नहीं होगी, जिनमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जो है वो हम इनसे डिफाइन नहीं कर पाएंगे। अब इनसे अगर डिफाइन नहीं होगा तो फिर हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को कैसे डिफाइन करें, जबकि वहां पर ऑक्सीडेशन भी होगा और जबकि वहां पर रिडक्शन भी होगा, दोनों चीजें होगी, लेकिन फिर भी जो है वो हम बोलेंगे कि इन सब ये सारी चीजें जो है वो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को डिफाइन करने के लिए सफिशिएंट नहीं है, ठीक है। तो इसलिए जो है वो हम मॉडर्न कंसेप्ट पढ़ते हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन का। देखिएगा जरा मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। देखो जी कि जो मॉडर्न कंसेप्ट है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का, ये क्या होता है। तो यहां पर मैं लिखूंगा मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन।
ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन is based on transfer of electrons और ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, यहां एक चीज आई है ऑक्सीडेशन नंबर। तो भैया यहां पर जो है वो हमारे पास एक वर्ड है, वो है ऑक्सीडेशन नंबर। अब देखो कि हमें तो इसी ऑक्सीडेशन नंबर को पढ़ना है। जब भी कहीं पर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की बात आए तो हम इसकी बात नहीं करेंगे कि भैया ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, हाइड्रोजन हट रहा है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऐड हो रहा है, कौन हट रहा है, कौन जुड़ रहा है, इससे हमें कोई मतलब नहीं होगा आज के बाद में। जहां कहीं ऑक्सीडेशन रिडक्शन चेक करेंगे हम केवल किससे चेक करेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर से चेक करेंगे। तो बेसिकली इस चैप्टर में हमें अपना पूरा फोकस जो है वो ऑक्सीडेशन नंबर पर ही करना है, क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर अगर आपने निकालना सीख लिया तो भैया बहुत ही आसान सा काम हो जाएगा ऑक्सीडेशन और रिडक्शन चेक करना। तो अब हमें जो केवल क्या करना है, ऑक्सीडेशन नंबर निकालना सीखना है। तो आप देखो जरा, क्या हेडिंग लगाना, ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर। देखो जी कि ये ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो होता क्या है। तो यहां पर हम ऑक्सीडेशन नंबर में बोलते हैं, पहले मैं डेफिनेशन लिखता हूं, द रियल और हाइपोथेटिकल चार्ज, हाइपोथेटिकल चार्ज ऑन एनी स्पीसी in any compound or ion is called oxidation number। ठीक है, कि भाई किसी भी स्पीसी में या किसी कंपाउंड और आयन में किसी स्पीसीज या किसी एलिमेंट पर जो रियल या इमेजिनरी या जो हाइपोथेटिकल चार्ज होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर बोलते हैं। जैसे आप यूं समझो कि मैं अगर आपको पूछूं कि भाई मुझे बताओ कि CH4 में आपको कोई कार्बन पर कोई चार्ज नजर आ रहा है क्या, तो आप कहोगे कि सर अभी तो कोई चार्ज नहीं है, लेकिन वास्तव में CH4 में कार्बन पर जो है -4 चार्ज होता है, तो दिस इज ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन। जैसे मैं आपको पूछूं कि CO2 में कार्बन पर कोई चार्ज है क्या, कोई चार्ज नहीं है, लेकिन यहां पर CO2 में कार्बन पर +4 चार्ज होता है, दिस इज ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन। जैसे मैं अगर आपको कहूं कि भैया H2SO4 में सल्फर पर कोई चार्ज है क्या, अभी आपको कोई चार्ज नजर नहीं आ रहा है, लेकिन यहां सल्फर पर चार्ज होता है कितना, +6। ठीक है, तो दिस इज ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर। बहुत ही आसान सा काम है। अब दूसरा एक अगर मैं कहूं कि भाई Al+3 पर कोई चार्ज है क्या, तो Al+3 पर तो चार्ज दिख रहा होगा आपको, कितना चार्ज दिख रहा है, यहां पर +3 दिख रहा है, तो दिस इज ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एल्यूमिनियम। जैसे मैंने पूछा कि सल्फेट या अपने पास जो ये सल्फेट आयन है, इस पर पूरे पर चार्ज कितना है, पूरे पर चार्ज है -2, तो दिस इज ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कंप्लीट आयन। ठीक है, अब मैंने यहां पर दो चीजें लिखवाई है, एक तो रियल, ठीक है, एंड सेकंड इज हाइपोथेटिकल। तो रियल चार्ज तो कब होगा, तो ध्यान रखना, इन केस ऑफ एनी आयन द चार्ज विल बी अज्यूम्ड एज रियल चार्ज, एंड इन केस ऑफ एनी कंपाउंड द चार्ज विल बी अज्यूम्ड एज हाइपोथेटिकल चार्ज। किसी कंपाउंड के केस में चार्ज जो होगा वो हाइपोथेटिकल माना जाएगा, और किसी आयन के केस में जो भी चार्ज होगा वो कैसा माना जाएगा, वो रियल माना जाएगा। मेरे ख्याल से मेरी बात समझ में आ रही होगी। ठीक है, तो ये तो है। अब अपने पास जो चार्ज होता है वही एक तरीके से क्या है, ऑक्सीडेशन नंबर है। अब समस्या ये है कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि कार्बन पर +4 है, यहां कार्बन पर -4 है। चलो यहां तो हमने देख लिया कि एल्यूमिनियम पर +3 है और सल्फेट पर -2 है, यहां तो हमने देख लिया। और यहां पर आपको कैसे पता चला कि सल्फर पर +6 है। तो बच्चा होता यह है कि ऑक्सीडेशन नंबर निकालने का कुछ रूल होते हैं, अपने पास कुछ रूल्स होते हैं जिनसे हम ऑक्सीडेशन नंबर को डिटरमाइन करते हैं कि ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, है ना। हमें वो रूल पढ़ने हैं, अगर वो रूल आपने ध्यान से पढ़ लिए तो हम किसी भी कंपाउंड के लिए बाद में ऑक्सीडेशन नंबर आसानी से बता पाएंगे। तो आप ये समझो कि जैसे हमारे पास कंडीशन ऐसी है। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले ऑक्सीडेशन नंबर हम निकालना सीखे, इसके लिए रूल पढ़े, तो ये करने से पहले हमें एक काम करना होगा। मैं एक क्वेश्चन आपको देता हूं, है ना। मैंने आपको बोला कि जैसे calculate the total charge on 0.4 gram ions of Al+3। ठीक है, ये मैंने आपको दिया है कि कैलकुलेट द टोटल चार्ज ऑन 0.4 ग्राम आयंस ऑफ Al+3। ठीक है, अब ध्यान से देखना जरा कि अगर मैं ये कहूं
कि भाई आप ये कहोगे कि सर Al+3 पर 1 पर चार्ज कितना है, +3 है। ये जो +3 चार्ज है ना, ये इसका रिलेटिव चार्ज होता है, ये इसका एब्सोल्यूट चार्ज नहीं होता है। अब रिलेटिव चार्ज का मतलब ये होता है चार्ज विथ रेस्पेक्ट टू चार्ज ऑफ प्रोटॉन, ये रिलेटिव चार्ज होता है। अब इसको यूं समझना कि पहले तो हमारे पास कंडीशन ऐसी है, आपको दे रखा है 0.4 ग्राम आयंस, ठीक है। इसका मतलब क्या है, देखो ग्राम के जस्ट आगे आयन लगा है, तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है मोल। तो 0.4 मोल्स ऑफ Al+3, ये इसका मतलब है, ठीक है। और अब हमें यह पता है कि एक मोल में कितने आयन होते हैं, एक मोल में हमेशा होते हैं कितने, Na। तो यहां पर जो है ये हमारे पास आएगा कितना, 0.4 NaAl+3 आयंस, ठीक है। ये हमारे पास नंबर ऑफ Al+3 आयन आ गए कितने, 0.4 Na। क्लियर है बात। अब हमें तो चार्ज निकालना है, तो ध्यान से देखो कि मुझे बताओ Al+3 बना कैसे, कि एल्यूमिनियम ने जो कितने इलेक्ट्रॉन लूज करे होंगे, 3 इलेक्ट्रॉन लूज करे होंगे। याद रखना कि एक इलेक्ट्रॉन अगर लूज करता है कोई, तो जितना नेगेटिव निकला है ना उतना ही पॉजिटिव पीछे छोड़ के जाता है। एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना, 1.6 × 10⁻19 कूलम। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन कहीं से निकलेगा तो माइनस का 1.6 × 10⁻19 कूलम लेके निकलेगा, तो पीछे चार्ज कितना आएगा, +1.6 × 10⁻19 कूलम। ठीक ऐसे ही यहां पर 3 इलेक्ट्रॉन निकले हैं ना, तो मैं ये बोलूंगा कि रियल चार्ज या फिर आप यू कहो एब्सोल्यूट चार्ज ऑन 1 Al+3। तो ये कितना आएगा, देखो एक इलेक्ट्रॉन का कितना, 1.6 × 10⁻19। तो इस पर जो है उसने टोटल जो कितने 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर रखे, तो यहां चार्ज आएगा 4.8 × 10⁻19 कूलम। ये तो भैया एक का चार्ज है, दिस इज चार्ज ऑफ 1 Al+3, ठीक है। तो अब हमारे पास Al+3 है कितने, 0.4 Na। तो यहां पर टोटल चार्ज, ठीक है, जो आपको पूछा है, टोटल चार्ज विल बी 0.4 Na × 4.8 × 10⁻19 कूलम, ये टोटल चार्ज रहेगा, ठीक है। अब भाई देखो जरा, इसको मैं अगेन ऐसे लिख सकता हूं, 0.4 Na × 1.6 × 10⁻19 × 3। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 4.8 को। तो आप ध्यान से देखो, ये तो है 1 मोल, ये है 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज, और 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज तो होता है 1.6 × 10⁻19 कूलम। ठीक ऐसे ही चार्ज ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रॉन होता है कितना, 1 फैराडे। तो 1.6 × 10⁻19 इंटू Na, दिस इज 1 फैराडे। तो ये हमारे पास आंसर आएगा 1.2 फैराडे। तो ध्यान रखना कि ये है अपने पास 0.4 ग्राम आयन पर चार्ज, टोटल कितना होता है, 1.2 फैराडे होता है Al+3 पर। उम्मीद करता हूं ये चीज आपके समझ में आई होगी। आपको कभी भी, जैसे मैं पूछूं एक एग्जांपल के लिए, मैं पूछूं कि भाई Cl- पर चार्ज कितना है, तो अभी -1 चार्ज दिख रहा है, लेकिन ये जो चार्ज है ना, ये इसका क्या है, रिलेटिव चार्ज है। आपको अगर एब्सोल्यूट चार्ज की वैल्यू पूछे तो आप इसको प्रोटॉन के चार्ज से मल्टीप्लाई करो, यानी -1 × 1.6 × 10⁻19 कूलम। दिस विल बी एब्सोल्यूट चार्ज ऑन Cl-। जैसे मैंने आपको पूछ लिया कि PO4-3 पर एब्सोल्यूट चार्ज कितना है, तो आप क्या करोगे, जितना चार्ज आपको दिख रहा है इसको चार्ज को मल्टीप्लाई कर दो किसके, प्रोटॉन के चार्ज से। दिस इज द वैल्यू ऑफ रियल चार्ज ऑन फॉस्फेट आयन, ठीक है। उम्मीद करता हूं ये चीज, चार्ज का कंसेप्ट आपके समझ में आया होगा। नेक्स्ट जो टॉपिक अपना वो है भैया डिटर्मिनेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर। तो हमें जो है वो ऑक्सीडेशन नंबर कैसे चेक करते हैं ये चीज सीखनी है। कि ऑक्सीडेशन नंबर जो है निकालने के, मैंने कहा ना कि कुछ रूल्स होते हैं, तो ये रूल हमें समझने हैं, सीखने हैं। तो देखो हेडिंग लगाना, डिटर्मिनेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है। देखो जी कुछ रूल्स है, ये रूल अगर आपने एक बार पढ़ लिए तो आप बहुत ही आसानी से चाहे कोई भी एलिमेंट है उसका ऑक्सीडेशन नंबर बता पाओगे। हाँ तो भैया देखो कि ऑक्सीडेशन नंबर को डिटरमाइन करने के या एक कंपाउंड में किसी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर चेक करने के कौन कौन से रूल है। सबसे पहला जो रूल है ना वो है भैया ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एनी एलिमेंट इन इट्स फ्री स्टेट विल बी 0। कोई भी एलिमेंट है, तो कोई भी एलिमेंट अगर अपनी फ्री स्टेट में है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा 0 होगा। भैया जी फ्री स्टेट का मतलब यहां पर है कि एलिमेंट नेचर में जिस फॉर्म में अवेलेबल है,
या नेचर में एलिमेंट जिस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है उस फॉर्म में उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, 0 होगा। जैसे एग्जांपल के लिए नेचर में हाइड्रोजन H2 के फॉर्म में मिलेगा, O2N2, O2 जो है वो ऑक्सीजन O2 के फॉर्म में, नाइट्रोजन N2 के फॉर्म में मिलता है आपको फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, सल्फर एसिड के फॉर्म में मिलता है, फास्फोरस आपको P4 के फॉर्म में मिलता है, कार्बन आपको कार्बन ग्रेफाइट, ठीक है, या कार्बन डायमंड के फॉर्म में मिलता है। फिर एल्यूमिनियम आपको एल्यूमिनियम सॉलिड के फॉर्म में मिलता है, गोल्ड आपको ऑरम सॉलिड के फॉर्म में मिलता है, सिल्वर सॉलिड या मरकरी लिक्विड, कोई भी मेटल है मरकरी को छोड़कर बाकी सारे सॉलिड फॉर्म में मिलते हैं। तो नेचर में कोई जिस फॉर्म में अवेलेबल होता है उस फॉर्म में जो है वो उसका ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा हमें कितना लेना है, 0 लेना है। तो ये तो हुई पहली बात। दूसरा जो ऑक्सीडेशन नंबर के लिए है, या ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फर्स्ट ए ग्रुप्स एलिमेंट will be +1 in their compounds। भैया जी जो फर्स्ट ए वर्क जो ग्रुप होता है उसके जितने भी एलिमेंट है ना उन सब का ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो हमें हमेशा कितना लेना है, +1 लेना है उनके कंपाउंड में, जो भी उनका रेस्पेक्टिव कंपाउंड है। हाँ ध्यान रखना फ्री स्टेट में तो उनका भी कितना होगा, 0 ही होगा। जैसे एग्जांपल के लिए आप यूं समझो सोडियम, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, ठीक है, ये सारे के सारे फर्स्ट है। अब इनमें अगर इनका कोई भी कंपाउंड आ जाए तो इनके किसी भी कंपाउंड में इनका ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा आपको कितना लेना है भैया, +1 ही लेना है। कोई भी कंपाउंड हो, कोई भी कंपाउंड, जैसे लिथियम नाइट्रेट आ गया तो लिथियम का ऑक्सीडेशन नंबर +1, सोडियम क्लोराइड +1, पोटेशियम सल्फेट, कोई भी कंपाउंड हो हमेशा कितना लेना, +1। ये सेकंड रूल है। थर्ड रूल, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेकंड ए groups element will be +2 in their compounds। ठीक है, क्या भैया जो सेकंड ए ग्रुप है ना उसका ऑक्सीडेशन नंबर जो है हमेशा कितना होगा, +2 होगा। उसके कंपाउंड में उसका ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा +2 होगा। जैसे हमारे पास बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, ये सारे के सारे एलिमेंट जितने भी है इन सब का ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा +2। इनके जो भी कंपाउंड है ना उनमें, हाँ फ्री स्टेट अगर है तो फ्री स्टेट में तो हमेशा कितना होगा, 0 ही होगा। फ्री स्टेट जो है वो कोई भी है तो फ्री स्टेट में हमेशा कितना होगा, ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा। लेकिन इनका कोई भी कंपाउंड है, कंपाउंड में हमेशा कितना होगा, +2 होगा। ठीक है, फिर इसके अलावा देखो और भी कई रूल है, ये आपने नोट कर लिया होगा। अगर नोट नहीं किया हो तो वीडियो पॉज करके इनको नोट कर ले। ठीक है, फिर हमारे पास जो है वो नेक्स्ट अगला रूल आता है, देखो फ्लोरीन के लिए। ठीक है, फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर जो है ना वो हमेशा इसके कंपाउंड में कितना लेते हैं, -1 होता है। ठीक है ना। फोर्थ इज ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फ्लोरीन विल बी ऑलवेज -1 इन इट्स कंपाउंड। भैया कोई एक्सेप्शन नहीं है, फ्लोरीन का कोई भी कंपाउंड हो, फ्लोरीन के हर कंपाउंड पे इसका ऑक्सीडेशन नंबर आपको हमेशा कितना लेना है, -1 ही लेना है। ठीक है, कोई भी कंपाउंड है, कैसा भी कंपाउंड है, हमेशा हम ऑक्सीडेशन नंबर फ्लोरीन का कितना लेते हैं, -1। फ्री स्टेट में तो कितना होता है, 0। कई बार क्वेश्चन आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट विल शो ओनली 1 ऑक्सीडेशन नंबर एक्सेप्ट 0। ठीक है, कि इनमें से कौन सा एलिमेंट 0 के अलावा केवल एक ऑक्सीडेशन नंबर शो करता है। फ्लोरीन 0 के अलावा केवल -1 शो करता है। इसके अलावा अभी बताया था फर्स्ट ए के जितने भी एलिमेंट है वो सारे के सारे 0 के अलावा -1 ऑक्सीडेशन नंबर ही शो करते हैं, है ना। 0 के अलावा +1 ही शो करते हैं। इसके अलावा सेकंड ए के सारे एलिमेंट जो है वो 0 के अलावा +2 ऑक्सीडेशन नंबर शो करते हैं, है ना। तो ऐसा क्वेश्चन आता है। फिर देखो कि अगला जो रूल है वो हमारे पास हाइड्रोजन के लिए, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन is generally +1 in its compounds। ठीक है, क्या हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर जो है ना वो जनरली कितना होता है, +1 होता है। मैंने कहा जनरली, ठीक है, कि ज्यादातर कंपाउंड में +1 होता है। लेकिन भैया देखो, बट विथ फर्स्ट ए एंड सेकेंड ए और मेटल हाइड्राइड्स its oxidation number
विल बी -1। भैया अगर हाइड्रोजन को आप कहीं पर भी फर्स्ट ए या सेकंड ए के साथ देख लो या मेटल हाइड्राइड के साथ देख लो, मेटल हाइड्राइड में हाइड्राइड का मतलब ही -1 होता है। जैसे H प्लस को हम प्रोटॉन बोलते हैं ना, ठीक वैसे ही H माइनस को हम क्या बोलते हैं, हाइड्राइड बोलते हैं। आप यूं समझो जैसे एग्जांपल के लिए हमारे पास ये है, ठीक है, ये फर्स्ट है, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, ये हो गया सेकंड है। हाइड्रोजन इनके साथ है, लिथियम हाइड्राइड, सोडियम हाइड्राइड, पोटेशियम हाइड्राइड, रुबिडियम हाइड्राइड, सीजियम हाइड्राइड। हाइड्रोजन इनके साथ है, बेरिलियम हाइड्राइड, मैग्नीशियम हाइड्राइड, कैल्शियम हाइड्राइड, स्ट्रोंशियम हाइड्राइड और बेरियम हाइड्राइड। इन सब में जितने भी है ना हमारे पास, ये सारे के सारे मेटल हाइड्राइड। और किसी भी मेटल हाइड्राइड में हाइड्रोजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर है ना, इन सब में कितना है भैया जी, -1 है। इन सब में हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, -1 है। फिर इसके अलावा देखो, आपने नाम सुना होगा LiAlH4, ठीक है। नाम क्या होता है इसका, इसका नाम होता है देखो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ठीक है। अगेन वही हाइड्राइड आया है, अगर हाइड्राइड आए तो ऑक्सीडेशन नंबर कितना, -1, ठीक है। जैसे आपने नाम सुना होगा NaBH4, ठीक है, सोडियम बोरोहाइड्राइड, यहां पर भी ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है हाइड्रोजन का, दोनों में -1। जैसे हमारे पास कंपाउंड है BH3 बोरोन हाइड्राइड, यहां पर भी ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, -1। बोरोन हाइड्राइड का आप डाइमर बना दो, B2S6 बना दो, तो भी ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, -1 होगा, ठीक है। इसके अलावा देखो CaH2 का नाम आपको ध्यान में रखना, कई बार डायरेक्टली नाम लिखा हुआ मिल सकता है, इसको हम बोलते हैं हाइड्रोलिथ, ठीक है। तो इन सब में हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है, -1 होता है। उम्मीद करता हूं मेरी बात समझ में आ रही होगी। ये कुछ रूल्स है जो कि आपको फॉलो करने हैं अगर आप ऑक्सीडेशन नंबर जो है डिटरमाइन करना चाहते हो, ऑक्सीडेशन नंबर निकालना सीखना चाहते हो, तो ये रूल जो है दिमाग में रखने ही पड़ेंगे। नेक्स्ट जो अपने पास रूल है ना, वो है भैया जी ऑक्सीजन के लिए, ठीक है। देखो यहां पर हम बोलते हैं कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन विल बी जनरली, ठीक है, -2। भैया जनरली ऑक्सीडेशन नंबर ऑक्सीजन का कितना होता है, -2 होता है, ठीक है। लेकिन भैया आपको यह ध्यान में रखना है कि -2 के अलावा भी ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर हो सकता है। जैसे अगर ऑक्सीजन, यहां तो है ऑक्सीडेशन नंबर, कि जैसे ऑक्सीजन अगर -2 में हो, O-2 में हो, तो इसका नाम हम बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं ऑक्साइड, ठीक है। ऑक्सीजन अगर जो है वो कई जगह आप देखोगे O2-2 ऐसा लिखा हुआ मिलेगा, या फिर देखो 2 ऑक्सीजन पर -2 चार्ज है तो एक पर कितना होगा, -1, तो आपको बहुत जगह ऐसा लिखा हुआ मिलेगा, तो इसको हम बोलते हैं पेरोक्साइड, ठीक है। बहुत जगह आपको यह भी देखने को मिलेगा O2-1, 2 ऑक्सीजन पर -1 चार्ज है तो एक पर होगा कितना, -12, तो इसको हम बोलते हैं क्या, सुपर ऑक्साइड। सुपर ऑक्साइड बेसिकली 3 फॉर्म होते हैं ऑक्सीजन के, एक और होता है O3-1, या आप इसको जो है वो O-1/3 भी बोल सकते हो, क्योंकि 3 पर -1 चार्ज है तो एक पर कितना हो जाएगा, -1/3, तो इसको हम बोलते हैं ओजोनाइड। ये भी ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर होते हैं, कई डिफरेंट अपने पास एलिमेंट होते हैं उनमें, ठीक है ना। फिर देखो कि आपको एक चीज और ध्यान में रखनी है, जो ये है ऑक्सीजन शोज पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर विथ फ्लोरीन। क्या ऑक्सीजन जो है ना वो फ्लोरीन के साथ पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर शो करता है, केवल फ्लोरीन के साथ, बाकी ऑक्सीजन का कभी भी पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर नहीं होता है। फ्लोरीन के साथ ये ऑक्सीडेशन नंबर पॉजिटिव शो करता है। आप यूं समझना कि भाई जैसे हमारे पास है कंपाउंड O2F2, तो O2F2 में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, +1 है। जैसे एक कंपाउंड है OF2, यहां पर ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है, +2 होता है। मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर अब तक +2 वाला देखा गया है ऑक्सीजन का, वो भी किसके साथ, फ्लोरीन के साथ। बाकी कभी भी ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर पॉजिटिव नहीं होगा, ठीक है। तो ये अपने पास एक जनरल रूल है, किसके लिए, ऑक्सीजन के लिए। नेक्स्ट अगर हम अगला रूल देखें, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट रूल जो है वो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर का है। ध्यान से देखो कि आपको यह ध्यान में रखना है, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर इन पी ब्लॉक, कि पी ब्लॉक में मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है। तो भैया पी ब्लॉक में मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर निकालने का तरीका हमारे पास होता है, यह है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट शेल।
कि भैया जी आउटरमोस्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, वो ही मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर होगा। मैं इसको अगर n बोल दूं, ठीक है, तो ये हमारे पास मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर निकालने का तरीका रहेगा कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आउटरमोस्ट शेल। मैं मिनिमम के लिए भी लिख देता हूं, देखो जरा, कि मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर इन पी ब्लॉक। तो ये हमारे पास तरीका होता है भैया जी n-8, आउटरमोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन माइनस कर दो 8। जैसे एक जनरल सा एग्जांपल लेते हैं, सल्फर 1s2 2s2 2p6 3s2, और ये आया अपने पास कितना, सल्फर का 3p4, ठीक है। टोटल जो है आउटरमोस्ट सेल में 16 इलेक्ट्रॉन, टोटल 16 इलेक्ट्रॉन है। आउटरमोस्ट शेल चेक करो कौन सा है, ये वाला है, आउटरमोस्ट शेल थर्ड शेल है। टोटल इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 तो एस में है, 4 किसमें है, पी में है। तो टोटल बाह्यतम कोश में या आउटरमोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन इसके पास है। तो यहां पर मैं बोलूंगा सल्फर का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर तो हो जाएगा कितना, +6, और इसका जो है वो मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर ये हमारे पास हो जाएगा 6 - 8 बोले तो -2। यानी सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर आप देखोगे इसके कंपाउंड में कभी भी -2 से कम नहीं होगा और +6 से ज्यादा नहीं होगा। जैसे आप यूं समझो कि हेलोजन है, मान लो क्लोरीन है, क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर, अच्छा आप ध्यान में रखो कि हेलोजन के केस में फ्लोरीन के अलावा बाकी सारे जो है वो ऑक्सीडेशन नंबर की रेंज -1 से +7 तक होती है। आप यहां पर देख भी सकते हो, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5 है ना। आउटरमोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन देखो कितने हैं, 7 है। तो यहां पर मैं बोलूंगा क्लोरीन का जो है वो मैक्सिमम आएगा कितना, +7, और मिनिमम आएगा कितना, -1। आप क्लोरीन देख लो, ब्रोमीन, आयोडीन, इन तीनों के लिए जो आप बोल सकते हो मैक्सिमम +7 होगा और मिनिमम कितना होगा, -1 ही होगा। फ्लोरीन ऐसा है जो 0 के अलावा केवल -1 ऑक्सीडेशन नंबर शो करता है, बाकी कोई भी ऑक्सीडेशन नंबर फ्लोरीन शो नहीं करता है, ठीक है। तो ये तो हुई बात मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर इन पी ब्लॉक। नेक्स्ट इज मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर इन डी ब्लॉक। भैया जी डी ब्लॉक में मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो कितना होता है, देखो जरा, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर इन डी ब्लॉक। तो डी ब्लॉक में अगर आपको मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है तो इसका तरीका हमारे पास ये होता है, देखो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ns। n का मतलब होता है यहां पर आउटरमोस्ट शेल, कि बाह्यतम कोश का जो अपने पास s सब शेल है उसमें जितने इलेक्ट्रॉन है वो, प्लस नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन n-1 d, ठीक है। ये हमारे पास डी ब्लॉक में मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर निकालने का तरीका होता है। जैसे आप यू देखो कि हम Mn की बात करते हैं, आउटरमोस्ट सेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, आर्गन 18 4s2 3d5, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। तो यहां पर देखो 4s में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, और d में कितने हैं, 1 2 3 4 एंड 5। तो अगर मैं मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर देखूं, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर तो कितना आ जाएगा, कितना, 4s में इलेक्ट्रॉन, यानी ns में इलेक्ट्रॉन कितने, 2, और यहां अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने, 5। तो इसका मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर होता है कितना, +7। यानी Mn इसके कंपाउंड में मैक्सिमम +7 तक जा सकता है। अगर मिनिमम की बात करें भैया, मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर डी ब्लॉक में होता है कितना, 0, क्योंकि मेटल कभी भी जो है वो नेगेटिव ऑक्सीडेशन नंबर शो नहीं करती। मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, 0 के अलावा अगर हम देखें मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर तो वो हो जाएगा ns में इलेक्ट्रॉन। ज्यादातर केस में ns में जो है वो 2 ही इलेक्ट्रॉन आपको मिलेंगे, तो मिनिमम जो है आप बोल सकते हो कि +2 हो सकता है 0 के अलावा। जैसे एग्जांपल के लिए क्रोमियम, तो क्रोमियम में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आर्गन 18, अब ये 4s1 और ये हो गया 3d5, ठीक है। तो आप देखो कि इसका मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर, ns में इलेक्ट्रॉन कितने, 1, d में अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 5, तो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर +6, और मिनिमम जो है वो कितना, 0 आएगा। 0 के अलावा आप कितना बोल सकते हो, अब s में जो है वो 1 इलेक्ट्रॉन है, तो 0 के अलावा मैं बोलूंगा कितना, +1, ठीक है। तो ये हमारे पास है मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर एंड मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर इन डी ब्लॉक। क्लियर है बात। ये देखो ये कंसेप्ट काम में आएगा, ये जब हम ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे तो कई बार जो है वो ऑक्सीडेशन नंबर जो है मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर से ज्यादा आ रहा होता है, तो उस केस में हमें स्ट्रक्चर से ऑक्सीडेशन नंबर निकालना होता है। तो हमें कम से कम ये तो पता होना कि मैक्सिमम होता कितना है, तो इसके लिए ये कंसेप्ट जरूरी है। फिर देखो नेक्स्ट अपन अगली बात करते हैं, मैक्सिमम और मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर के अलावा अगला 9 नंबर पॉइंट अपने पास है भैया, किसी आयन के लिए, ध्यान से देखिएगा, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एनी आयन, ठीक है, विल बी इक्वल टू
द चार्ज प्रेजेंट ऑन आयन। ठीक है, किसी भी आयन का ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो क्या होता है, जितना आयन पर चार्ज होता है वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा। कि जैसे एग्जांपल के लिए आप यूं मानो कि हमारे पास जैसे NO प्लस हो गया, जैसे मैंने आपको बोल दिया CH3 प्लस, ठीक है, जैसे आपको मैंने बोल दिया Na प्लस, Li प्लस, इन सब पर चार्ज कितना है, +1 है ना, तो इन सब का पूरे आयन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, +1। हाँ, ध्यान में रखना कि जैसे NO प्लस का पूरे आयन का ऑक्सीडेशन नंबर +1 है, लेकिन NO प्लस में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +1 नहीं है। हम पूरे कंप्लीट आयन की बात कर रहे हैं, पूरे आयन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, +1 है। जैसे आप यूं मानो कि हमारे पास है जैसे सल्फेट हो गया, ठीक है, जैसे हमारे पास जो है और भी कई बहुत सारे अलग अलग तरीके के आयन, सल्फेट में जो कितना हो गया, -2 हो गया। जैसे आपको फोस्फेट मैंने बोल दिया PO4 -3, यहां ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा। जैसे H- हो गया, Cn- हो गया, OH-, F-, Br-, I-, Cl-, ये सारे हो गए, NO2-, NO3-, ठीक है, या आप ये बोलो SCN-, ठीक है, ये सारे जितने भी है इन सब का ऑक्सीडेशन नंबर, क्योंकि इन पर चार्ज कितना है, -1, तो इन सब का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होएगा, -2 होगा। जैसे आपको मैंने बोल दिया Al+3, तो Al+3 में ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, +3। कई बार जो कंडीशन ऐसी आती है कि कुछ स्पीसीज आपको ऐसी मिलती है जहां पर कोई चार्ज है ही नहीं। हाँ, जैसे भैया जी हम बात करें एग्जांपल के लिए H2O में ऑक्सीजन पर कोई चार्ज नहीं है, या फिर आप कहो कि पूरा मॉलिक्यूल कैसा है, पूरा मॉलिक्यूल तो न्यूट्रल है, तो यहां पर कोई चार्ज नहीं है। जैसे आप यूं कहो CO2, ठीक है, जैसे CO, जैसे NH3, जैसे कई जगह लिखा होगा PY, भैया जी PY का मतलब होता है पिरिडीन, ठीक है, तो पिरिडीन में अभी जो है कोई चार्ज नहीं है, ये क्या है, न्यूट्रल है, ठीक है। तो ये हमारे पास जैसे C2H2, जैसे C2H4, ये हमारे पास कुछ ऐसी स्पीसीज होती है जिन पर कोई चार्ज नहीं होता। अगर कोई चार्ज नहीं है तो चार्ज कितना है, 0, न्यूट्रल है, तो इन सब का ऑक्सीडेशन नंबर कितना लेना है, 0 लेना है। तो ये हमारे पास रूल हो गया किसी भी आयन के लिए, आयन का ऑक्सीडेशन नंबर हम क्या बोलते हैं, जितना इस पर चार्ज होगा वही आयन का ऑक्सीडेशन नंबर होगा। नेक्स्ट हम आगे बढ़ें तो आप देखो कि अब तक हमने जो है वो कितने एलिमेंट्स के लिए रूल पढ़े हैं। आप खुद सोचो कि हमारे पास टोटल पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट है, तो 118 एलिमेंट में से कितने के लिए, फर्स्ट के लिए पढ़ लिया, सेकंड के लिए पढ़ लिया, हाइड्रोजन के लिए, फ्लोरीन के लिए, ऑक्सीजन के लिए पढ़ लिया, लगभग 15-20 एलिमेंट के लिए हमने रूल पढ़े, फिर भी लगभग 100 एलिमेंट, 100 एलिमेंट जो है वो बच गए। अब उनके लिए जो रूल है ना, वो हम कैसे, हर एक एलिमेंट के लिए तो रूल पढ़ नहीं सकते, तो हमने जितने रूल पढ़े हैं ना, इन सब रूल को काम में लेते हुए हम किसी भी अननोन एलिमेंट के लिए ऑक्सीडेशन नंबर निकाल सकते हैं। और उसके लिए आपको ये लास्ट 10 नंबर पॉइंट जो है ना, ये ध्यान में रखना है। और ये पॉइंट ये कहता है कि द टोटल सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन एनी कंपाउंड will be equal to the charge present on compound। ठीक है, यहां पर मैंने ये लिखा है कि एक कंपाउंड जो होता है ना, उस कंपाउंड में जितनी भी स्पीसीज होती है या जितने भी एलिमेंट होते हैं, सबके ऑक्सीडेशन नंबर का जो टोटल सम है वो हमेशा जितना उस पर चार्ज है, चार्ज के इक्वल होगा। अगर टोटल चार्ज, जनरली हम बोलते हैं कि किसी भी कंपाउंड पर चार्ज कितना होता है, 0। और ये चीज ध्यान भी रखना कि ये उसके स्टेबिलिटी की कंडीशन होती है कि कंपाउंड तभी स्टेबल है जब टोटल चार्ज कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो आप 0 के इक्वल कर दो। अगर कोई आयन है तो आयन के केस में आप सबके ऑक्सीडेशन नंबर का सम जो है कितना कर दो, जितना आयन पर चार्ज है। अब देखो हम स्टार्ट करते हैं एग्जांपल से। जैसे मान लो हम इसकी ही बात करें, याद करो मैंने शुरू में आपको CH4 का एग्जांपल दिया था। तो CH4 में मैंने कहा था कार्बन पर चार्ज कितना है, -4। कितना है, कैसे आया, जिसके लिए रूल मैंने नहीं लिखाया आपको, ठीक है, उसका ऑक्सीडेशन नंबर ज्ञात करना है हमें या फाइंड करना है। तो देखो कार्बन है, जिसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना उसका X मान लो, ठीक है। फिर हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का जनरल ऑक्सीडेशन नंबर होता है कितना, +1। एक हाइड्रोजन का +1 मल्टीप्लाई बाय 4, और टोटल जो कितना हो गया, 0, क्योंकि इस पर टोटल चार्ज कितना है, 0। तो यहां से X इक्वल टू आएगा कितना, -4। ये लो कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर आ गया। जैसे आप यूं कहो कि हमारे पास है CO2 का भी एग्जांपल बताया था कि CO2 में कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर X मान लेते हैं,
ठीक है। और फिर ऑक्सीजन का जनरल ऑक्सीडेशन नंबर है -2 इंटू 2 इज इक्वल टू कितना 0, तो x इक्वल टू आ गया कितना +4। ये हमारे पास CO2 में कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर आ गया। ठीक है, बहुत ही आसान सा काम है। जैसे कोई आयन दे दिया, मान लो मैंने सल्फेट दे दिया। अब मैं अगर कहूं कि सल्फेट में पूरे आयन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, तो सल्फेट में पूरे आयन का ऑक्सीडेशन नंबर तो कितना होगा -2, पूरे कंप्लीट आयन का ऑक्सीडेशन नंबर -2। लेकिन सल्फेट में केवल सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर पूछे, तो जिसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना उसको x मान लो। ठीक है, -2 इंटू 4 इक्वल टू -2, तो x -2 इक्वल टू -2, x इक्वल टू आ जाएगा कितना +6। तो x जो है वो सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आया, +6 आया। कोई भी कंपाउंड हो, जैसे मैं अगेन एक और एग्जांपल लेता हूं, C2O4 -2, ये आयन है। अब यहां पर कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर आपको निकालना है, जिसका निकालना उसका x मान लो, x मान लिया। एक कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, x है, तो 2 का कितना होगा 2x। फिर यहां पर देखो एक ऑक्सीजन का कितना है -2, तो 4 का कितना होगा मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू टोटल चार्ज कितना कर दूं -2 कर दूं, तो यहां पर हमारे पास आ जाएगा x इक्वल टू +3। तो यहां पर कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर हमारे पास कितना आ रहा है, +3 आ रहा है। भैया बहुत ही आसान सा काम, ये होता है ऑक्सीडेशन नंबर निकालने का तरीका। अभी मैं आपको जो है क्या करता हूं, कुछ एग्जाम्पल देता हूं। इन सारे एग्जाम्पल में आपको क्या करना भैया, वीडियो को पॉज करो और ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो निकालना है। ठीक है, देखिएगा, देखो जरा कि मैं कुछ एग्जाम्पल लिख रहा हूं, इनमें आपको जो है वो सबका ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो निकालना है। पहली बात तो जिसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना होगा ना, उसको अंडरलाइन करके देगा, और अगर अंडरलाइन करके नहीं दे तो जनरली हम उसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं जिसका आपके पास रूल नहीं हो, है ना। तो जिसका रूल नहीं हो उसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। जैसे HNO3 आपको नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर बताना है ना। H3PO4 फॉस्फोरस का बताना है। जैसे हमारे पास HNO2 में आप नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे, HI-, जैसे हमारे पास है HiO4 यहां पर आयोडीन का, HClO3 यहां पर क्लोरीन का, HClO यहां अगेन क्लोरीन का। जैसे मैंने दे दिया Na2H2O3 यहां सल्फर का। जैसे N3H यहां आपको नाइट्रोजन का निकालना है। जैसे C3O2 यहां कार्बन का निकालना है। जैसे मैंने आपको दे दिया C2H6 कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। जैसे हमारे पास है Na2S4O6 यहां पर आपको सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। आप चेक करें सबका ऑक्सीडेशन नंबर आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं है, प्रैक्टिस करनी है भैया। प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कुछ नहीं होगा, तो बहुत ही ध्यान से जो हो इस पर प्रैक्टिस करो। जैसे हमारे पास है H2C2O4 यहां कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालो। KMnO4 में आपको Mn का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। K2Cr2O7 K2CrO4। जैसे मैंने आपको दे दिया Fe2O3, जैसे मैंने आपको दे दिया Fe3O4। ठीक है, फिर आगे देखो कि इन सब में आपको ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करना है। चेक कर लो, देखें मैंने आपको दे दिया PH3 NH3, ठीक है, HI3 यहां आयोडीन का बताना है। ठीक है, फिर हमारे पास जो है वो है Mn2O3 Mn का ऑक्सीडेशन नंबर बताना है। ठीक है, फिर मैंने एक दे दिया BaTiO3 यहाँ टाइटेनियम का बताना है। कुछ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड भी मैं आपको दे रहा हूं, उनमें ऑक्सीडेशन नंबर बताना है। जैसे K4FeCN6 यहाँ पर आपको आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर बताना है। फिर भैया यहाँ पर मैंने आपको दे दिया ZnNH3 ट्वाइस और ये Cl, यहाँ पर जिंक का ऑक्सीडेशन नंबर बताना है। फिर भैया मैंने आपको ये दे दिया एक NiCO4, ठीक है, निकिल का ऑक्सीडेशन नंबर 27 पर मैंने आपको दे दिया FeCO5, यहाँ पर आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर बताना है। ठीक है, एक हमारे पास ये है Fe3FeCN6 ट्वाइस, यहाँ दोनों आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर आपको बताना है। उम्मीद करता हूँ ये आपको दिख रहा होगा, है ना। मैं बाकी के एग्जाम्पल जो हो वो नीचे की तरफ या आपने इस तरफ देखो 29, ठीक है। फिर आपको एक कंपाउंड और देता हूं AgNH3 ट्वाइस और ये Cl, यहाँ Ag का ऑक्सीडेशन नंबर बताना है। ठीक है, फिर इसके अलावा और एक कंपाउंड हम ले लेते हैं कोई और एग्जांपल। जैसे मैंने
एग्जाम्पल ले लिया, एज ए जिंक H2O4 और NH3 ठीक है, ये तो थोड़ा सा जिंक H2O4 और NH3 और यहाँ पर मैंने बोल दिया SO4 माइनस या SO4, ठीक है ना, यहाँ पर जिंक का बताना है। तो ये कुछ एग्जांपल है, इन सब में आपको जिसको मैंने अंडरलाइन किया है उसका ऑक्सीडेशन नंबर बताना है। और वीडियो पॉज करो फिर बताओ। हम स्टार्ट कर रहे हैं, देखो जरा, आप वीडियो को पॉज करें, वीडियो को पॉज करने के बाद जो है वो सबका ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो चेक करो और फिर मैं जो बता रहा हूं उससे मिलाओ कि कहीं कोई आपसे गलती हुई है तो गलती कहां हुई है चेक करो, सोचना उसके बारे में। HNO3 हाइड्रोजन का कितना +1, जिसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना उसको क्या मान लो, x मान लो, तो नाइट्रोजन का x मान लिया। एक ऑक्सीजन का -2 तो 3 का हो जाएगा -6 = 0, तो यहाँ x = आएगा कितना +5, तो नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया +5 हो गया। यहाँ फास्फोरस का निकालते हैं, एक हाइड्रोजन का +1 तो 3 का +3 +x और ऑक्सीजन का जो कितना हो जाएगा टोटल -8 = 0, तो x = आएगा कितना यहाँ पर फास्फोरस का +5, ठीक है ना। कहीं पर भी कोई भी डाउट हो तो देख लेना कि भैया क्यों आपने गलत किया। हाइड्रोजन का +1, नाइट्रोजन का x, एक ऑक्सीजन का -2 है तो मल्टीप्लाई बाय 2 = क्या कर दूं 0 कर दूं, x = सॉल्व करो इसको कितना आएगा +3। तो हमारे पास HNO2 में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आएगा +3 आएगा। HI में देखो, HI में आयोडीन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आएगा -1, HiO4 +1, ये आयोडीन का x, एक ऑक्सीजन का -2 तो 4 का मल्टीप्लाई बाय 4 = 0, x = आएगा कितना +7, तो HiO4 में आयोडीन का ऑक्सीडेशन नंबर +7। HClO3 हाइड्रोजन का +1, क्लोरीन का x, एक ऑक्सीजन का -2 मल्टीप्लाई बाय 3 = 0, x = आ जाएगा कितना +5, तो HClO3 में क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर है +5। HClO में हाइड्रोजन का +1, क्लोरीन का x, -2 = 0, x = आएगा कितना +1, तो यहां पर क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर +1 है। Na2H2O3 सोडियम का कितना होता है, मैंने कहा था जो भी फर्स्ट ए ग्रुप के एलिमेंट है उन सबका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है +1 होता है इंटू 2, फिर सल्फर का ले लिया कितना 2x -6 = 0। ध्यान दो सल्फर का एक का कितना होता है x, तो 2 का कितना हो जाएगा -x हो जाएगा, तो यहां से x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी कितनी +2। अब एक तो ये है, फिर नीचे वाले में देखो जरा कि एक हाइड्रोजन का कितना x, तो 3 का कितना हो जाएगा 3x, फिर हाइड्रोजन का जनरल ऑक्सीडेशन नंबर +1 = 0, x = -1/3। भैया देखो कि ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो क्या आ रहा है फ्रैक्शनल आ रहा है, ठीक है। यहां पर जो है वो क्या आ रहा है +2 आ रहा है। एक तो होता है ऑक्सीडेशन नंबर, एक होता है ऑक्सीडेशन स्टेट। ध्यान रखना दोनों में थोड़ी सी जो है वो थोड़ा सा डिफरेंस है और बहुत ज्यादा सिमिलरिटी है, ठीक है। दोनों सेम भी होते हैं डिफरेंट भी होते हैं। होता यह है कि जिनमें केवल एक ही एटम होता है, ठीक है, जैसे नाइट्रोजन का एक एटम है, यहां ऑक्सीडेशन नंबर ऑक्सीडेशन स्टेट दोनों क्या है सेम है। यहां आयोडीन है एक ही है, ऑक्सीडेशन नंबर और ऑक्सीडेशन स्टेट दोनों क्या है सेम है। यहां पर 2 सल्फर है भैया, यहां ऑक्सीडेशन नंबर और ऑक्सीडेशन स्टेट दोनों अलग अलग है। होता यह है ये 2 सल्फर है ना, 2 में से एक सल्फर तो -2 में होता है, एक सल्फर +6 में होता है, और इन दोनों का एवरेज जब हम निकालते तो कितना आता है +2 आता है। तो आपको ध्यान यह रखना है कि जब x मान के जब हम ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं तो ये ऑक्सीडेशन नंबर वास्तव में एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर आता है कि जितने भी सेम टाइप के एटम है उन सब की ऑक्सीडेशन स्टेट का क्या होता है ये एवरेज होता है। जैसे यहां पर 3 नाइट्रोजन है, अब 3 नाइट्रोजन जो है ना इसमें होता यह है कि तीनों नाइट्रोजन अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट में है, लेकिन उन तीनों का एवरेज कितना है, उन तीनों का एवरेज है -1/3। ये ध्यान में रखना आपको, अभी मैं आपको बताऊंगा। देखो इस तरीके से या x मान के जब हम ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं तो इसमें सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि हमें नहीं पता चलता है कि कौन सा एलिमेंट या कौन सा एटम कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, फिर स्ट्रक्चर से ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं कि ऑक्सीडेशन नंबर फ्रॉम स्ट्रक्चर, फिर हमें ये चीज निकालनी पड़ती है। तो यहां पर देखो जरा कि ये जो है ये तीनों का क्या आया है, ये है एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर। सेम टू सेम C3O2 में कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, एक का मान लो x तो 3 का हो जाएगा कितना 3x -4 = 0, x = आ जाएगा कितना +4/3। यहां पर कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर होता है कितना +4/3। C2H6 में देखो जरा, C2H6 में हमें कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, x मान लेते हैं, एक का x हो गया तो 2 का 2x, एक हाइड्रोजन का +1 है तो 6 का 6 = 0, x = आ जाएगा कितना -3। Na2S4O6 अगेन यहां पर हम सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर निकाल रहे हैं, सोडियम का टोटल हो जाएगा +2,
एक सल्फर का x तो 2 का 2x माइनस एक ऑक्सीजन का कितना हो गया 6, तो एक ऑक्सीजन का -2 तो टोटल -12 इक्वल टू 0। तो यहां x इक्वल टू आ जाएगा प्लस कितना 2.5। ये हमारे पास Na2S4O6 में सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर आया कितना प्लस 2.5। ठीक है, वही बात ये चारों का क्या है एवरेज है, चारों सल्फर का एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ रहा है प्लस 2.5 आ रहा है। मैं उम्मीद करता हूं मेरी बात समझ में आ रही होगी। अभी हम स्ट्रक्चर से ऑक्सीडेशन नंबर निकालना सीखेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि भैया स्ट्रक्चर से सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो 4 सल्फर है ना, चारों सल्फर कौन सी अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट में है ये अभी हम निकालना सीखेंगे। H2C2O4 यहां पर आप निकालो रूल के अकॉर्डिंग, कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर आएगा कितना +3। KMnO4 यहां रूल के अकॉर्डिंग निकालो +7, यहां पर जो है रूल के अकॉर्डिंग निकालो कितना आएगा, क्रोमियम का +6 आएगा, यहां पर भी क्रोमियम का कितना आएगा +6 आएगा। Fe2O3 यहां पर आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आएगा +3 आएगा भैया। अगेन Fe3O4 देखो एक आयरन का मैं मान लेता हूं x, तो 3 का कितना हो जाएगा 3x, एक ऑक्सीजन का -2 तो -8 इक्वल टू 0, x इक्वल टू +8/3। यहां पर आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर 8/3 है। ध्यान रखना 3 आयरन है, तीनों आयरन अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट में हो सकते हैं, तो ये जो है वो क्या है एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर। एक चीज और कि ऑक्सीडेशन स्टेट कभी भी फ्रैक्शनल नहीं होती है, ऑक्सीडेशन नंबर फ्रैक्शनल हो सकता है। रीजन क्या है कि ऑक्सीडेशन नंबर तो क्या होता है एवरेज होता है ना, और एवरेज वैल्यू में भी है फ्रैक्शनल वैल्यू, ठीक है, लेकिन ऑक्सीडेशन स्टेट कभी भी फ्रैक्शनल नहीं आएगी। pH3 में देखो फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आएगा -3, यहां पर नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आएगा -3। अगेन HI3 सेम टू सेम N3H जैसा ही केस है, यहां पर जो आप देखोगे -1/3 ऑक्सीडेशन नंबर आएगा। Mn2O3 यहां पर +3 ऑक्सीडेशन नंबर आएगा Mn का। फिर देखो BaTiO3 बेरियम +2 टाइटेनियम x -6 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू आएगा कितना +4, टाइटेनियम का ऑक्सीडेशन नंबर +4 आएगा। अब देखो जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होते हैं, जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते हैं, इनमें भी ऑक्सीडेशन नंबर निकालना बहुत ही आसान सा काम है। यहां पर देखो पोटेशियम, मैंने कहा फर्स्ट ए का ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा इसके कंपाउंड में कितना लेना आपको +1 लेना, तो पोटेशियम का +1 इंटू कितना कर दिया 4 प्लस, फिर आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना, आयरन का कितना हो जाएगा x हो जाएगा। फिर एक सीएन का कितना होता है, एक सीएन का -1 होता है ना, अभी लिखवाया था एक सीएन का -1, तो 6 का मल्टीप्लाई बाय 6 टोटल कर दो 0, तो x इक्वल टू यहां पर आ जाएगा कितना +2। ये K4FeCN6 में ऑक्सीडेशन नंबर हो गया किसका आयरन का। ठीक है, फिर देखो ZnNH3 ट्वाइस Cl। देखो हेलोजन जो होता है ना, हेलोजन का जनरल ऑक्सीडेशन नंबर होता है अपने पास -1, तो अगर ऐसी कंडीशन आ जाए तो आप इसको ब्रेक करो। ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। अगर आप 11th के स्टूडेंट हैं तो अभी जो वो इस तरह के कंपाउंड के बारे में आप आगे पढ़ेंगे, और बाकी अगर आपने 12th पढ़ लिया है या 12th के स्टूडेंट है तो भैया कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो पूरा एक चैप्टर है आपके 12th में, तो वहां पर इस कंपाउंड के बारे में या इन सब कंपाउंड के बारे में आपको जानकारी मिलेगी। ZnNH3 ट्वाइस प्लस, ठीक है, और साथ में आपको इससे मिलेगा Cl माइनस। अब देखो कि Zn का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, तो NH3 का तो कितना होता है 0, और टोटल चार्ज इस पर कितना आया +1, तो यानी कि एक तरीके से मैं बोलूंगा यहां जिंक का ऑक्सीडेशन नंबर जो भी स्ट्रक्चर दी है, जो भी फॉर्मूला दिया है उसके अकॉर्डिंग कितना आ रहा है +1 आ रहा है। फिर भैया देखो CO कार्बन मोनोऑक्साइड, तो CO इज ए न्यूट्रल लिगेंड। CO जो है वो कैसा होता है न्यूट्रल होता है, कोई चार्ज नहीं होता है, तो यहां पर निकिल का ऑक्सीडेशन नंबर 0, सेम टू सेम यहां पर भी CO है, आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आएगा 0 आएगा। ठीक है, फिर भैया ये कंपाउंड, इसको मैं अगेन क्या करता हूं ब्रेक करता हूं, तो ब्रेक करने का तरीका भैया इसके पैरों में जो लिखा है वो तो है इसकी वैलेंसी, तो यानी ये ऐसे ब्रेक होगा Fe+2 और FeCN6 और ये आया -3, ये इस तरीके से ब्रेक होगा। तो आप देखो एक आयरन तो +2 में है, होता है ना कि ये वाला जो है ये तो इसकी वैलेंसी, ये वाला है इसकी वैलेंसी। हम क्या करते हैं जब भी आयनिक कंपाउंड बनाते हैं तो इसका चार्ज इसके पैरों में, इसका चार्ज इसके पैरों में, ऐसा ही करते हैं। तो यहां पर देखना जरा कि ये +2 है, तो बाहर वाला जो आयरन है ना ये तो है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, और अंदर वाला आयरन इसके लिए x मान लेता हूं, और एक CN का कितना -1, तो 6 का मल्टीप्लाई बाय 6 इक्वल टू -3, तो x इक्वल टू आ जाएगा टोटल कितना +3। भैया जी यहां अंदर वाला जो है आयरन वो तो +3 में है, और बाहर वाला आयरन किस में है +2 में है। ठीक है, फिर यहां पर चेक करो AgX, भैया ये NH3 है, गलती से मिस्टेक होगी, NH3 है X, और अमोनिया का कितना 0, फिर क्लोरीन Cl
1 होता है क्लोरीन का जनरल ऑक्सीडेशन नंबर, इक्वल टू टोटल जो है चार्ज कितना कर दिया, 0 कर दिया, तो x इक्वल टू आएगा यहां पर कितना, +1, यानी सिल्वर जो है यहां पर +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, जिंक का x, वाटर का 0, NH3 का 0। अब भाई इसको तोड़ो, ये सल्फेट है SO4, अभी बताया था सल्फेट का कितना होता है, -2 होता है, -2 इक्वल टू 0, x इक्वल टू आया कितना, +2। ठीक है, तो ये है भैया हमने ऑक्सीडेशन नंबर की खूब प्रैक्टिस कर ली, ठीक ठाक मैंने एग्जांपल आपको लिखवा दिए। अक्सर जो है वो ये एग्जांपल में से कोई पूछ सकता है, लेकिन ये इतने ज्यादा आप ये को जरूरी एग्जांपल नहीं है। ठीक है, अभी हम कुछ स्पेशल एग्जांपल ऑक्सीडेशन नंबर के वो हम सीखेंगे। ठीक है, अब देखो जरा कि हमारे पास कुछ केस है, मैं आपको जो है वो अभी पूछता हूं, ध्यान से देखना कि कंडीशन ऐसी है कि कुछ कंपाउंड है, उन कंपाउंड में हमें ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करना है। ठीक है, इसको मैं मिटा देता हूं पहले। उम्मीद करता हूं क्लास जो है वो आपकी समझ में आ रही होगी। मैं वापस से जो आपको बता देता हूं, आपको प्रॉपर नोट्स बनाते हुए जो है वो क्लास को अटेंड करना है। ठीक है, केवल जो है वो मोबाइल सामने रखने से या केवल उसको फिल्म की तरह देखने से चीजें जो है वो समझ में नहीं आती है, प्रॉपर नोट्स बनाना है आपको। तो आप देखो जरा, एक कंपाउंड है H2SO5। ठीक है, तो H2SO5 में आपको सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर बताना है, तो हम x मान के निकालते हैं। हाइड्रोजन का +1, ये 2 प्लस x, एक ऑक्सीजन का -2 मल्टीप्लाई बाय 5 इक्वल टू 0, x इक्वल टू आएगा +8। ठीक है भैया, देखो जरा कि ध्यान ये रखना है कि सल्फर की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है, सल्फर की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होती है कितनी, +6। ठीक है, सल्फर कभी भी +6 से ज्यादा सल्फर की औकात ही नहीं है +8 शो करने की, तो इसका मतलब इस वाले कंपाउंड में कुछ गड़बड़ है। मैं एक छोटा सा पॉइंट जो है वो पहले रह गया था, जो ऑक्सीडेशन नंबर डिटरमाइन करने के जो रूल हमने लिखे थे, देखे थे, उनमें एक छोटा सा पॉइंट जो है वो अपना रह गया। मैं बता देता हूं कि इन पीरियोडिक टेबल मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर is shown by osmium and ruthenium in OSO4 and RuO4 which is +8। ठीक है भैया जी, पूरी पीरियोडिक टेबल में मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो होता है ओस्मियम और रुथोनियम का होता है, जो कि कितना है, +8 है। +8 से ज्यादा ऑक्सीडेशन नंबर, +8 इनके अलावा आएगा भी नहीं। ठीक है ना, इनके अलावा +8 जो है वो जनरली ही किसी का आता है, तो हम बोलते हैं कि +8 से ज्यादा ऑक्सीडेशन नंबर कहीं नहीं आएगा। अगर कहीं पर आ रहा है तो समझ जाना वो गलत है। अब आप इसको देखो जरा, यहां पर +8 आ रहा है, सल्फर की औकात नहीं है +8 शो करने की। जैसे मेरे पास कंपाउंड है भैया जी CrO5, यहां पर जो क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर x, एक ऑक्सीजन का -2, 5 इक्वल टू 0, x इक्वल टू +10। तो भैया +10 तो पॉसिबल नहीं है। और भी बहुत सारे एग्जांपल है, जैसे हमारे पास है K3CrO8। अब यहां पर क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर अगर मैं निकालूं x मान के, ये +3, एक पोटेशियम का +1, तो 3 का +3 प्लस x, एक का -2 मल्टीप्लाई बाय 8, ये 0, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, ये 16 x इक्वल टू +13। भैया ये भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि +8 से ज्यादा ऑक्सीडेशन नंबर अभी तक पीरियोडिक टेबल में कोई नहीं देखा गया है। अब देखो एक और समस्या है कि जैसे अभी हमने एक एग्जांपल लिया था C3O2, कार्बन सब ऑक्साइड इसको बोलते हैं, लिखवा दूंगा अभी। तो C3O2 में कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर +3x, हम निकालते हैं x मान के, तो 3x -4 इक्वल टू 0, x इक्वल टू +4/3। भैया 3 कार्बन है ना, उन तीनों का एवरेज आया कितना, +4/3। लेकिन यहां से हमें यह नहीं पता चलेगा कि कौन से कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, कि टोटल कार्बन 3 में से कौन से कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, यह हमें यहां से पता नहीं चलेगा। तो अब ये पता कैसे चलेगा, तो भैया जी ये पता चलेगा आपको स्ट्रक्चर से। तो ऑक्सीडेशन नंबर स्ट्रक्चर से कैसे निकालते हैं ये हमें सीखना पड़ेगा। भैया ध्यान रखना, कभी भी हम जब x मान के ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं ना, तो आंसर गलत आ सकता है, लेकिन कभी भी स्ट्रक्चर से ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे तो आंसर कभी गलत नहीं आएगा। स्ट्रक्चर से कभी गलत आंसर नहीं आता है। आप देखो इसके लिए भी कुछ रूल्स है, हेडिंग है अपनी ऑक्सीडेशन नंबर फ्रॉम स्ट्रक्चर, ऑक्सीडेशन नंबर फ्रॉम स्ट्रक्चर। ठीक है कि भैया स्ट्रक्चर से ऑक्सीडेशन नंबर हम कैसे
निकालते हैं। तो आप ध्यान से देखिएगा, मैं ये कहता हूं कि मेरे पास दो एलिमेंट है, एक है एलिमेंट ए, एक है एलिमेंट बी, ठीक है। और हम ये मान के चल रहे हैं इफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी। मैं ऐसा कह रहा हूं कि ऐसी एक कंडीशन है अपने पास कि ए इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन बी, ठीक है। तो अब देखो ए और ए, बी और बी, या फिर ए और बी में कितने तरीके की बॉन्डिंग हो सकती है भैया। ये पॉसिबिलिटी है ए और ए के बीच में सिंगल बॉन्ड हो, ए और ए के बीच में डबल बॉन्ड हो, ए और ए के बीच में ट्रिपल बॉन्ड हो। पॉसिबिलिटी ये भी है बी और बी के बीच में सिंगल बॉन्ड हो, बी और बी के बीच में डबल बॉन्ड हो, और बी और बी के बीच में ट्रिपल बॉन्ड हो। यह भी पॉसिबिलिटी हो सकता है भैया। पॉसिबिलिटी तो यह भी है ए और बी के बीच में सिंगल बॉन्ड हो, ए और बी के बीच में डबल बॉन्ड हो, और ए और बी के बीच में ट्रिपल बॉन्ड हो। यह भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। एक पॉसिबिलिटी आप यह भी बोल सकते हो कि भैया कोऑर्डिनेट बॉन्ड, जैसे ए कोऑर्डिनेट टू ए, बी कोऑर्डिनेट टू बी, बी कोऑर्डिनेट टू ए, और ए कोऑर्डिनेट टू बी, ठीक है। कि भाई देखो जरा, इतनी पॉसिबिलिटी हो सकती है दो एलिमेंट के बीच में बॉन्डिंग की, दो एलिमेंट के बीच में इतने तरीके के बॉन्ड पॉसिबल है, ठीक है। अब हमें तो ऑक्सीडेशन नंबर निकालना भैया। देखना जरा, यहां पर मुझे बताओ दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, एक बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन कितने, दो। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है तो ना तो ये वाला इलेक्ट्रॉन खींचेगा ना ये एटम इलेक्ट्रॉन खींचेगा। बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन है वो दोनों के बीच में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट रहेंगे, ना तो इसकी वजह से इस पर कोई चार्ज आएगा, ना इसकी वजह से इस पर कोई चार्ज आएगा। तो दोनों का ऑक्सीडेशन नंबर कितना, 0 0। चाहे सिंगल हो, डबल हो, ट्रिपल हो, अगर दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 0 है, डेल्टा En 0 है, तो दोनों पर एक दूसरे की वजह से हमेशा कोई चार्ज नहीं आने वाला है। दोनों का ऑक्सीडेशन नंबर एक दूसरे की वजह से कितना लेना है, 0 0 लेना है, ठीक है। तो ये हुई एक बात। अब यहां पर देखना कि भैया बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन कितने, दो इलेक्ट्रॉन है। अब ए जो है वो कैसा है, ए ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अब ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ए बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा तो इसका खुद का इलेक्ट्रॉन तो है ही है, ये बी का भी अपनी ओर खींचेगा। ध्यान रखना, कभी भी खुद के इलेक्ट्रॉन की वजह से चार्ज नहीं आता है। चार्ज तो तब आता है जब बाहर से दूसरा इलेक्ट्रॉन ले। तो ये क्या करता है, इस इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच लेता है। इसकी वजह से ए पर चार्ज आता है कितना, माइनस, और बी पर कितना आता है, प्लस। क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्सचेंज हो सकता है, इसलिए +1 और ये -1, मतलब -1 और ये +1। यानी यहां पर मैं बोलूंगा कि जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना, उस पर -1 चार्ज आएगा, क्योंकि वो एक इलेक्ट्रॉन खींच लेगा। और कम इलेक्ट्रोनेगेटिव का एक इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, इसलिए उस पर चार्ज कितना आएगा, +1 आएगा। मैं उम्मीद करता हूं मेरी चीज समझ में आ रही होगी। तो -1 और ये +1, यानी बी का ऑक्सीकरण अंक या बी का ऑक्सीडेशन नंबर ए के कारण +1, ए का ऑक्सीडेशन नंबर बी के कारण कितना, -1। यहां पर देखो एक बॉन्ड में जो है 2 इलेक्ट्रॉन है, मतलब ओवरऑल 4 इलेक्ट्रॉन है। तो ये ए 2 इलेक्ट्रॉन खींचेगा इस बार बी के, तो -2 और ये +2। यहां पर आएगा -3 और ये +3, ठीक है। तो अगर जो सिंगल बॉन्ड है तो +1 -1, डबल बॉन्ड है +2 -2, ट्रिपल बॉन्ड है तो +3 -3। फिर देखो ये है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। भैया आपको तो पता ही है कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो होता है इसमें जो एक तो क्या होता है, डोनर, और दूसरा क्या होता है, एक्सेप्टर, ठीक है। और इस बॉन्ड की सबसे खास बात यह होती है कि इसमें दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन किसके होते हैं, दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन इसमें जो वो डोनर के होते हैं, ठीक है। अब यहां पर क्या होगा कि 2 इलेक्ट्रॉन दिए, इसने दिए, तो इसके 2 चले गए, इस पर +2 -2। कोऑर्डिनेट बॉन्ड कैसा भी आए, डोनर पर हमेशा +2, एक्सेप्टर पर -2। ये +2, ये -2, ये +2, ये -2। भैया ये एक स्पेशल केस है, ये 0 और 0। अब ये स्पेशल केस क्या है, यहां पर हम बोलेंगे इफ डोनर इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, कि अगर हमारा डोनर जो है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो आपको जो है एक दूसरे की वजह से ऑक्सीडेशन नंबर कितना कितना लेना है, 0 और 0 लेना है, ठीक है। तो ये है भैया स्ट्रक्चर से ऑक्सीडेशन नंबर निकालने का रूल। सबसे बड़ी बात, इसको अप्लाई करना सीखना भैया। ये कैसे अप्लाई होता है, हमें इसको अप्लाई करना ही सीखना है। ध्यान से देखो, मैं उम्मीद करता हूं आपने इसको नोट कर लिया होगा, नहीं किया हो तो कर लो, वीडियो को पॉज करो। अगर कोई चीज समझ में नहीं आई तो भैया एक बार वीडियो को आप वापस से रिवाइंड करें, पीछे जाएं और वापस से उसको देखें, समझने की कोशिश करें। फिर देखो जरा, इसी को हम अप्लाई करना सीखते हैं, H2SO4, ठीक है। सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं। सबसे पहले अगर मैं सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर मान लो X मान के निकालू, तो +2 + X -2
एक ऑक्सीजन का, तो 4 का मल्टीप्लाई बाय 4 इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू आ रहा है कितना +6। भैया संरचना से भी ऑक्सीडेशन नंबर यही आएगा। देखो कैसे, इसकी स्ट्रक्चर ऐसी होती है, ठीक है। कई जगह इसकी स्ट्रक्चर को ऐसे भी लिखा हुआ मिलेगा आपको, स्ट्रक्चर ऐसी भी स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगी, ये भी देखने को मिल सकती है, ये भी देखने को मिल सकती है। तो देखो जरा, किसी एक पर्टिकुलर बॉन्ड को चेक करो, कोई भी एक पर्टिकुलर बॉन्ड ले लो, जैसे सल्फर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। अब इसमें ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ऑक्सीजन पर आएगा -2, ये +2। -2 क्यों? क्योंकि डबल बॉन्ड है। यहां पर इस बॉन्ड को देखो आप, -2 ये +2। अब इस बॉन्ड को देखो, इस बॉन्ड को, ये -1 ये +1। -1 क्यों? क्योंकि सिंगल बॉन्ड है। इस बॉन्ड को देखो, ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन -1, सल्फर पर +1। अब देखो टोटल सल्फर के सारे बॉन्ड हमने कवर कर ली, तो सल्फर का टोटल चार्ज आप चेक कर दो कितना आया, +6। ठीक है। यहां पर इस बॉन्ड को देखो, ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, -1 +1। इस ऑक्सीजन का टोटल चार्ज देखो कितना आएगा, -2। यहां पर देखो -1 ये +1। इस ऑक्सीजन का टोटल चार्ज देखो कितना, -2। ठीक है। अब ये आ गया, देखो जरा कि स्ट्रक्चर से हमें ये पता चल गया कि हर एक एटम का ऑक्सीडेशन नंबर पता चल गया कि कौन से एटम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा। यहां पर देख लो, चाहो तो इससे निकाल लो, यही आएगा सेम ही। इसको देखते हैं, ये वाला जो है वो कैसा है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। ये डोनर, ये एक्सेप्टर। मैंने कहा एक्सेप्टर पर हमेशा +2, डोनर पर हमेशा -2। सॉरी, एक्सेप्टर पर हमेशा -2, डोनर पर हमेशा +2। ये एक्सेप्टर -2, डोनर पर +2। ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव -1, ये +1, ये -1, ये +1। टोटल चार्ज कितना है, +6 है। तो सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर यहां पर कितना, +6। यहां पर -1 ये +1। ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आया, -2। ये -1 ये +1। ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आया, -2। तो चाहे आप यहां से देख लो, यहां से देख लो, हर एक एटम का ऑक्सीडेशन नंबर वो ही आएगा जो ऊपर वाली स्ट्रक्चर में है। ठीक है। फिर भैया देखो कि जैसे एक एग्जांपल और लेते हैं, हम लेते हैं एग्जांपल HNO3 का। तो HNO3 में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर हमें निकालना है। पहले हम x मान के निकाल लेते हैं। हाइड्रोजन का +1, ये x -2 × 3 = 0, x इक्वल टू कितना आया, +5। ये नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है। अब हम स्ट्रक्चर अगर इसकी देखें तो HNO3 की स्ट्रक्चर जो है वो कुछ यूं होती है। ठीक है। यहां चेक करते हैं भैया, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, नाइट्रोजन, -2, यहां पर +2, यहां पर -1, यहां पर कितना, +1। ये डोनर, ये एक्सेप्टर, एक्सेप्टर -2, यहां पर +2। ठीक है। और फिर ये जो है वो अपने पास -1, ये +1। ध्यान से देखो, नाइट्रोजन का टोटल चार्ज कितना आया, +5। तो नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर यहां पर कितना है, +5 है। यहां ऑक्सीजन का टोटल चार्ज -2, हाइड्रोजन +1। तो कोई भी कंपाउंड आए, अगर आपके पास उसकी स्ट्रक्चर है तो आप आसानी से ऑक्सीडेशन नंबर बता दोगे। अगर आपके दिमाग में यह सवाल है कि सर क्या स्ट्रक्चर गिवन होगी, तो भैया स्ट्रक्चर गिवन नहीं होगी। स्ट्रक्चर बनाने के कुछ रूल होते हैं जो आप पी ब्लॉक में पढ़ोगे, ठीक है ना। तो स्ट्रक्चर बनाने के जो है वो रूल होते हैं। स्ट्रक्चर अभी तो मैं आपको बना के दे रहा हूं, है ना, आगे आपको स्ट्रक्चर नहीं मिलेगी। कुछ 2-4 कंपाउंड है, ये तो मैं बता देता हूं। कुछ 2-4 कंपाउंड में स्ट्रक्चर बना के देता हूं, उनमें आपको स्ट्रक्चर से ऑक्सीडेशन नंबर निकालने की प्रैक्टिस करनी है। ठीक है। जैसे हमारे पास एग्जांपल है भैया H2SO5। नाम भी ध्यान में रखना है, कई बार नाम डायरेक्टली जो है नाम ही लिखा हुआ मिल जाता है क्वेश्चन में। इसको हम बोलते हैं भैया, ये है पर सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, पर सल्फ्यूरिक एसिड है। थोबड़ा इसका कुछ यूं होता है, थोबड़ा बोले तो स्ट्रक्चर, ठीक है ना, ये OH। ठीक है। जैसे आपको मैंने दे दिया C3O2, इसका नाम होता है भैया कार्बन सब ऑक्साइड। ठीक है। और इसकी स्ट्रक्चर कुछ यूं होती है, ये कार्बन सब ऑक्साइड की स्ट्रक्चर है। जैसे हमारे पास है H2S2O7, इसको ओलियम भी बोलते हैं। ठीक है। और इसकी स्ट्रक्चर कुछ यूं होती है, ये इसकी स्ट्रक्चर होती है। ठीक है। जैसे हमारे पास है H2S2O8, इसको हम मार्शल्स एसिड भी बोलते हैं। ठीक है। इसकी स्ट्रक्चर कुछ यूं होती है।
ठीक है, ये नाम जो है ना कई बार डायरेक्टली आपको दे देता है। जैसे एक स्ट्रक्चर है Na2S2O3, इसका नाम होता है भैया सोडियम थायोसल्फेट। ठीक है, ये होता है और इसकी स्ट्रक्चर जो है वो कुछ ये होती है। ठीक है, एक हमारे पास कंपाउंड है Na2S4O6, इसका नाम होता है भैया सोडियम टेट्राथायोनेट और इसकी स्ट्रक्चर कुछ ये होती है। टोटल 4 सल्फर है। स्ट्रक्चर से ही हमें ये पता चलता है या इस बात का आइडिया मिलता है कि कौन सा सल्फर कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में है। ठीक है, ये इसकी स्ट्रक्चर होती है। एक कंपाउंड है जो कि अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है और पूछा गया भी है, CrO5, क्रोमियम पेंटा ऑक्साइड। कुछ ऐसी स्ट्रक्चर इसकी होती है CrO5 की, क्रोमियम पेंटा ऑक्साइड, ये है अपने पास। ठीक है, ये है कुछ, इन पर आप जो है प्रैक्टिस करें। फिर मैं स्टार्ट करता हूं। वीडियो को आराम से पॉज करो, पॉज करके जो है आप एक एक एटम का ऑक्सीडेशन नंबर चेक करो। ठीक है ना। हाँ, तो देखो H2SO5 में सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर अगर मैं यहां पर x मान के निकालूं, ठीक है, तो x मान के निकालूंगा तो हाइड्रोजन का +2, x -10 = 0, x = आएगा भैया +8, जो कि हमें पता है सही नहीं है। अब ये जो है x मान के +8 सही क्यों नहीं आ रहा है, गलत क्यों आ रहा है? इसका कारण यह है कि हमने यहां पर सारे के सारे ऑक्सीजन जो है ना वो किस में ले लिए, ऑक्साइड में ले लिए, -2 में ले लिए। जबकि H2SO5 में इसका नाम है परसल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, ये एक परऑक्सी एसिड होता है, इसमें परऑक्सी लिंकेज है, यानी यहां पर 2 ऑक्सीजन ऐसे होते हैं जिनमें -1 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। ठीक है, तो इसलिए जो है ये गलत आ रहा है, हमने यहां पर सारे -2 में ले लिए। अब ये स्ट्रक्चर बनाने का रूल भी होता है। रूल ये कहता है कि अगर कहीं पर एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर उस एलिमेंट के मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर से ज्यादा आता है तो इसका मतलब उस कंपाउंड में पेरोक्साइड लिंकेज प्रेजेंट है। पेरोक्साइड लिंकेज यानी कि उसमें पेरोक्साइड बॉन्ड प्रेजेंट होता है। तो अभी हम इस पर नहीं जाएंगे, ये स्ट्रक्चर की बात है, ये पी ब्लॉक में आप पढ़ोगे। यहां पर अगर हम देखें इसका ऑक्सीडेशन नंबर, हमें तो हर एक एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर बताना है। सल्फर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, -2, इस पर +2, यहां -2 +2, ये -1, ये +1, ये -1, ये +1, यहां पर टोटल ऑक्सीडेशन नंबर कितना आता है, +6 आता है। ठीक है, फिर देखो कि यहां पर इस बॉन्ड को देखो तो ये -1, ये +1, ऐसे इस बॉन्ड पर -1, ये +1, इन दोनों का आपस में कितना होगा, 0 और 0, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कितना है, 0 है। ठीक है, तो भैया देखो होता यह है कि ये जो 2 ऑक्सीजन है ना, ये तो है -1 में, और बाकी सारे के सारे ऑक्सीजन आप देखोगे ये वाला ऑक्सीजन भी किसमें है, -2 में है। और हम जब एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर अभी निकाल रहे थे तो हमने गड़बड़ ये कर दी, हमने सारे ऑक्सीजन किसमें ले लिए, -2 में ले लिए, तो अपने आप गलत आना ही था। फिर देखो C3O2 कार्बन सब ऑक्साइड, यहां पर देखते हैं हम अगर x मान के निकाले तो 3x, ठीक है, -4 = 0, x = आ जाएगा +4/3। मैंने कहा ये क्या होता है, ये एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर होता है। हमें तो हर एक कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट बतानी होती है। तो भैया कार्बन ऑक्सीजन में से ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, -2 +2, -2 +2, और बीच वाला कार्बन 0 में। आप देखो टोटल कार्बन 3 में से 2 कार्बन जो है वो तो +2 में है, बीच वाला कार्बन किसमें है, 0 में है। एक और एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर निकालने का एक तरीका और होता है भैया, ये होता है टोटल चार्ज डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ एटम्स। ठीक है, एवरेज निकालने का ये भी अपने पास एक मेथड, एक तरीका होता है, टोटल चार्ज डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ एटम। जैसे यहां कार्बन का निकालना ना, तो कार्बन पर टोटल चार्ज +2, 0 और +2, टोटल चार्ज कितना, +4, डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ एटम कितने कार्बन के, 3, तो ये आएगा +4/3। तो एवरेज हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, लेकिन स्ट्रक्चर से हमें वास्तव में यह पता चल जाता है कि कौन सा कार्बन या कौन सा एलिमेंट कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में है। H2S2O7 में चेक करते हैं, ये -2, ये +2, ये -2, ये +2, ये -1, ये +1, -1 +1, टोटल देखो कितना आया, +5, ये -1, ये +1, यहां पर टोटल देखो कितना आ रहा है, -2। सेम टू सेम इधर भी -2 +2, ये -1, ये +1, ये -2, ये +2, ये +1, ये -1, -1 +1, इस ऑक्सीजन पर टोटल आया -2,
सल्फर पर टोटल कितना +6। तो यानी H2S2O7 में टोटल हमारे पास 2 सल्फर है, दोनों सल्फर जो है वो +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, ये +5 नहीं +6 है, दोनों सल्फर +6 में है, सारे ऑक्सीजन -2 में है। फिर इसमें देखो अगर एवरेज देखोगे तो टोटल चार्ज चेक करो सल्फर का कितना +6 और +6 कितना +12 डिवाइड बाय 2 तो +6 और फॉर्मूले से आप निकालोगे x मान के निकालोगे तो वहां पर भी कितना आएगा +6 ही आएगा। यहां पर देखो ये -2 हो गया, ये +2 हो गया, ये -2 ये +2, ये -1 ये +1, ये -1 ये +1, ये सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर कितना +6, ये -1 ये +1, इस ऑक्सीजन का कितना -2। यहां पर देखो -2 +2, ये -2 +2, -1 +1, ठीक है, ये -1 +1, टोटल ये सल्फर का भी कितना +6, ये दोनों 0 0। भैया ये -1 ये +1। अब ध्यान से देखो सारे ऑक्सीजन, ये बीच वाले दो को छोड़कर सारे ऑक्सीजन -2 में है, बीच वाले दो जो है किसमें है, पेरोक्साइड में है, -1 और -1 में है। Na2H2O3 सोडियम थायोसल्फेट, भैया ये जो बॉन्ड होता है ये आयनिक बॉन्ड होता है, आयनिक बॉन्ड पर जितना चार्ज आपको नजर आता है वही ऑक्सीडेशन नंबर होता है। इन दोनों में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, -1 +1, टोटल ये वाला ऑक्सीजन हो गया -2 में, -1 ऊपर और -1 नीचे, सेम टू सेम ये -1 ये +1, ये वाला ऑक्सीजन भी किसमें हो गया -2 में, ये -2 ये +2। भैया ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो गया सल्फर सल्फर के बीच में, तो ये डोनर पर +2, एक्सेप्टर पर कितना -2, टोटल चेक करो कितना आता है +6। ठीक है भैया देखो Na2H2O3 में 2 सल्फर है, एक सल्फर +6 में है, दूसरा सल्फर -2 में है। एवरेज चेक करते हैं, एवरेज कितना आता है, तो एवरेज निकालने का मैंने अभी आपको तरीका बताया था। टोटल चार्ज, सल्फर का टोटल चार्ज +6 और -2, प्लस का 6 माइनस का 2 कितना आया, और डिवाइड बाय टोटल सल्फर के परमाणु कितने हैं, एटम कितने हैं 2, तो +4/2 ये आएगा कितना +2, ये एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर। और हम जो है वो अगर x मान के निकाले ना, जैसे +1 सोडियम का 1 का +1 तो 2 का +2 +2x -6 = 0, x बराबर आएगा कितना +2। भैया ये जो है ना ये क्या आता है, एवरेज ही आता है। और यहां से देख लो एवरेज कितना आ रहा है, +2 ही आ रहा है। तो मैं बार बार बोल रहा हूं जब x मान के हम ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं तो वो क्या होता है, वो एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर होता है। Na2S4O6 यहां पर देखो एवरेज कितना आता है, +2 + 4x -12 = 0, x = आएगा +2.5। ये आया है चारों सल्फर का एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर। इसमें 4 सल्फर है, चारों का एवरेज कितना आया +2.5। अब हम तो एक एक सल्फर का निकालते हैं, तो ये देखो ये -2 ये +2, ये -2 +2, ये -1 +1, सल्फर का कितना 0 और 0। ये वाला सल्फर जो है वो है +5 में। क्लियर है बात। यहां पर देखते हैं तो ये -2 ये +2, ये -2 ये +2, ये -1 ये +1, ये वाला 0। ये सल्फर भी किसमें है, +5 में है। बीच वाले दोनों सल्फर 0 में है। टोटल 4 सल्फर। पहले सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट +5, दूसरे का 0, तीसरे का 0 और चौथे का भी +5। अब एवरेज अगर आप देखोगे तो मैंने कहा एवरेज निकालने का तरीका क्या होता है, एवरेज होता है जी टोटल चार्ज ऑन सल्फर +5 +0 +0 +5 डिवाइड बाय टोटल सल्फर के एटम कितने हैं 4, तो ये आएगा 10/3, और 10/3 बोले तो वही कितना आ रहा है 2.5 आ रहा है। मैं उम्मीद करता हूं क्लास जो है वो आपके समझ में आ रही होगी, और ये ऑक्सीडेशन नंबर निकालने का तरीका। अगर आपको जो है वो किसी भी एग्जांपल में दिक्कत है, आप वीडियो को रिवाइंड करें, एक बार दोबारा देखें। CrO5 भैया इसकी स्ट्रक्चर जो है वो आप देख रहे हो बटरफ्लाई के जैसी है, इसलिए इसको हम बटरफ्लाई कंपाउंड भी बोलते हैं। ठीक है, इसको हम बटरफ्लाई कंपाउंड भी बोलते हैं। यहां पर देखो ऑक्सीजन -2 में है, क्रोमियम +2 में, ये -1 ये +1 -1 +1 -1 +1 -1 +1, टोटल चेक करो कितना है, टोटल है +6। भैया काफी बार पूछा गया है। CrO5 में जो है वो क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है, +6 होता है। ठीक है, 4 ऑक्सीजन, 5 में से 4 ऑक्सीजन जो है वो होते हैं पेरोक्साइड में, एक ऑक्सीजन होता है किसमें, ऑक्साइड में। ठीक है ना। अभी देखो कि स्पेशल एग्जांपल में हमारे पास और भी है, मैं 2-4 एग्जांपल और ले रहा हूं। ऑक्सीडेशन नंबर निकालना, स्ट्रक्चर से निकालना आज की क्लास में हम खत्म करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे कि भाई क्या काम में आता है, ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो काम में क्या आएगा, इसकी बात हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। देखो जरा पहले हम अच्छे से ऑक्सीडेशन नंबर निकालना, जितने भी जरूरी एग्जाम्पल है वो सारे एग्जाम्पल यहां पर हम कवर करने वाले हैं। तो आप देखो कि हमारे पास जो है वो नेक्स्ट एग्जाम्पल है
K3CrO8। ठीक है, हमें क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। तो क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर अगर मैं निकालूं, मान लो x मान के निकालता हूं, +3 + x, एक ऑक्सीजन का -2 मल्टीप्लाई बाई 8 इक्वल टू 0, x इक्वल टू आएगा +13, जो कि हमें पता है कैसे भी पॉसिबल नहीं है। अब पॉसिबल नहीं है तो इसकी स्ट्रक्चर से ऑक्सीडेशन नंबर आएगा भैया। K3CrO8 की स्ट्रक्चर कुछ यूं होती है, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ K3CrO8। ठीक है, अब हम चेक करते हैं। तो भैया देखो जरा, -1 ये अपने पास, और पोटेशियम का हो गया कितना, +1। इन दोनों का क्या होगा, पेरोक्साइड है 0 0, ये -1 ये +1, ये -1 +1, ये -1 +1, -1 +1, ये -1 और ये +1। ध्यान से देखो कि क्रोमियम का टोटल ऑक्सीडेशन नंबर तो है कितना, +5। ठीक है, और बाकी जितने भी ऑक्सीजन है वो सारे के सारे पेरोक्साइड में है। K3CrO8 एक ऐसा कंपाउंड, इसमें सारे बॉन्ड पेरोक्साइड बॉन्ड है, सारे के सारे आप देख लो पेरोक्सी लिंकेज आ रहे हैं। ठीक है ना, फिर हमारे पास जो है वो एक कंपाउंड है HCN। यहां देखो जरा कि हमें कार्बन और नाइट्रोजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, नाइट्रोजन है। तो नाइट्रोजन पर -3, ये +3, हाइड्रोजन और कार्बन में से हाइड्रोजन +1, ये -1, टोटल चेक करो कितना आएगा, +2। तो तीन चीजें, हाइड्रोजन +1 में, कार्बन +2 में, नाइट्रोजन -3 में। ठीक है, फिर भैया हमारे पास ये है कि जैसे है HNC आइसोसाइनेट। अब ये देखने वाली सोचने वाली बात है, ये है हाइड्रोजन आइसोसाइनेट। अब यहां पर देखो जरा, ये तो हुआ +1, ये -1, यहां एक तो डबल बॉन्ड है, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। तो डबल बॉन्ड के कारण ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव पर आएगा -2 और कम इलेक्ट्रोनेगेटिव पर आएगा कितना, +2। अब ये जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है ना, इसको ध्यान से देखना, हाइड्रोजन आइसोसाइनाइड कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, लेकिन ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड ऐसा है, मैंने कहा था कोऑर्डिनेट बॉन्ड इफ डोनर इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो डोनर कौन है, नाइट्रोजन, एंड नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, एंड इन दिस केस द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ बोथ एलिमेंट्स विल बी 0 and 0। कि यहां पर जो है ना, डोनर इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, डोनर ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और डोनर अगर ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इस केस में ऑक्सीडेशन नंबर हमें 0 0 लेना है। टोटल चेक करो, नाइट्रोजन -3 में है और कार्बन किसमें है, +2 में है। तो ये हमारे पास एक तरीके से ऑक्सीडेशन नंबर हो गया भैया, ऑक्सीडेशन नंबर फ्रॉम स्ट्रक्चर। कुछ स्पेशल एग्जांपल है, अलग एग्जांपल है, Br3O8, इसको भी देखते हैं। ये भी एग्जांपल जो है अच्छा एग्जांपल है, कई बार जो एक दो बार पूछा भी गया है। हमारे पास Br3O8 की स्ट्रक्चर कुछ ये होती है। ठीक है, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ Br3O8। ठीक है, हमें एक एक ब्रोमीन का, सब ब्रोमीन का ऑक्सीडेशन नंबर यहां पर निकालना होता है। बहुत ही आसान सा काम। ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, -2 +2। ठीक है, ये -2 +2, ये -2, ये +2, इन दोनों का हो गया 0 0। ये वाला ब्रोमीन है किसमें, +6 में, -2 +2, -2 +2। ये वाला ब्रोमीन है किसमें, +4 में, और ये -2 +2, ये -2, ये +2, -2 और ये +2, ये भी किसमें है, +6 में। टोटल 3 ब्रोमीन है। ठीक है, एक +6, दूसरा +4, तीसरा +6 में। ठीक है, एक एग्जांपल है भैया हमारे पास Fe3O4। अब Fe3O4 का ध्यान में रखना है, ध्यान से देखिएगा। Fe3O4 आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, x मान के निकालूंगा तो 3x - 8 = 0, x = आएगा +8/3। मैंने अभी पहले भी आपको ये एग्जांपल बताया था। तो ये जो होता है ना, ये होता है भैया बेसिकली एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर। 3 आयरन है ना इसमें, Fe3O4 में 3 आयरन है, और तीनों का एवरेज कितना है, तीनों का एवरेज है +8/3। अब यहां पर देखो कि इसका ध्यान में ये रखना है, दिस इज ए मिक्स्ड ऑक्साइड। ये भैया ये एक मिक्स्ड ऑक्साइड होता है। Fe3O4 जो है ना, ये एक मिक्स्ड ऑक्साइड होता है, यानी 2 ऑक्साइड के मिक्सचर से बनता है। और ये मिक्स ऑक्साइड है किस किस का, इसमें 2 चीजें हैं, एक तो है FeO, एक है जी Fe2O3। इसमें ये 2 चीजें हैं। अब FeO जो होता है, यहां देखो आयरन है +2 में, Fe2O3 में आयरन है +3 में। तो वास्तव में Fe3O4 में आयरन 2 अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट में है। एक आयरन +2 में है, एक आयरन +3 में है, और दोनों का एवरेज जब निकालते हैं तो ये आता है +8/3। तो यहां पर देखो जरा, अगर मैं वैसे एवरेज निकालूं, टोटल चार्ज डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ एटम, तो यहां पर देखो एक आयरन पर चार्ज कितना, +2,
यहां एक आयरन का चार्ज +3 है तो दो का कितना हो जाएगा +6, तो +6 और +2 कितना हो गया +8, और +8 डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आयरन एटम इज 3, तो टोटल चार्ज हो गया +8/3। मैं उम्मीद करता हूं क्वेश्चन जो है या कंसेप्ट आपके समझ में आ रहा होगा। एक और एग्जांपल देखते हैं भैया, बहुत ही फेमस एग्जांपल है और अक्सर जो है कई बार पूछा भी जाता है। देखना जरा, एग्जांपल है अपने पास CaOCl2, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड या ब्लीचिंग पाउडर जिसको बोलते हैं, क्लोरीन। तो अगर मैं +2 -2 +2x = 0, x = 0, भैया यहां पर क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर 0 आ रहा है, लेकिन ध्यान रखो ये है एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर। क्या दो क्लोरीन है ना, तो दोनों का एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर कितना आएगा 0 आएगा। आप देखो क्या इसकी स्ट्रक्चर कुछ ऐसी होती है, ये ठीक है। तो ये क्लोरीन -1, ये +1, ये -1, ये +1, ये +1, ये -1, ऑक्सीजन तो -2 में, कैल्शियम जैसा कि होना चाहिए +2 में, एक क्लोरीन तो +1 में है, ऊपर वाला क्लोरीन देखो +1 में, नीचे वाला क्लोरीन जो है वो किसमें है -1 में है। क्लोरीन दो अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट में है, एक +1 में है, एक -1 में है, और दोनों का एवरेज चेक कर लो। टोटल चार्ज कितना आ रहा है 0 आ रहा है, और अगर टोटल चार्ज 0 आ रहा है तो हम बोलेंगे एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर भी कितना आएगा 0 आएगा। ठीक है, यह है ब्लीचिंग पाउडर। भैया जी एक एग्जांपल और याद आ रहा है, ओजोन O3। वैसे ओजोन जो है वो O3 नेचर में O3 के फॉर्म में मिलता है, ऑक्सीडेशन नंबर 0 होना चाहिए और होता भी यही है। भैया इसकी स्ट्रक्चर जो है वो कुछ ये होती है, ये ओजोन है, ठीक है। ये 0 0 क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर डेल्टा एम कितना है 0। ये डोनर है, ये एक्सेप्टर है, एक्सेप्टर पर -2, डोनर पर +2। आप ध्यान से देखो ओजोन में 3 अलग अलग ऑक्सीजन है, तीनों का ऑक्सीडेशन स्टेट अलग अलग है, एक -2 में है, एक +2 में है, और एक इसमें है 0 में। ठीक है, तो ध्यान रखना कि भाई एवरेज निकाल लो, एवरेज कितना आएगा 0, टोटल चार्ज कितना है 0, तो एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर इन ओजोन इज 0। ठीक है, फिर भैया देखो एक और एग्जांपल देखते हैं। हमने Fe3O4 देखा, एक एग्जांपल हमारे पास ये है Fe0.94O। ठीक है भैया, ये जो है ना कंपाउंड, जैसे एक है हमारे पास Fe2O3। ठीक है, यहां केटाइन कितने हैं 2, एनाइन कितने हैं 3। तो अगर केटाइन और एनाइन का रेशियो एक सिंपल रेशियो आ रहा है, ठीक है 2:3 है, तब तो इसको हम बोलते हैं स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड, दिस इज ए स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड। और अगर केटाइन और एनाइन का रेशियो जो है वो सिंपल रेशियो नहीं है, एक फ्रैक्शनल रेशियो है, या वैल्यू अगर रेशियो की फ्रैक्शनल आ रही है, तो इसको हम बोलते हैं भैया जी नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड। देन दिस इज ए नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड। ये एक नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड है। अब ये बनता कैसे है, तो भैया ध्यान से आप 12th में सॉलिड स्टेट पढ़ोगे, वहां पर डिफेक्ट इन क्रिस्टल या डिफेक्ट इन सॉलिड नाम से एक टॉपिक आता है। तो होता यह है कि जो FeO का क्रिस्टल होता है ना, उसमें कुछ डिफेक्ट की वजह से ये बनता है, बाकी डिटेल में नहीं जाएंगे, ये कंपाउंड है, अभी के लिए ध्यान में रखो। हमें आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, जैसे मान लो ये होता है Fe2O3, हमें आयरन का निकालना होता है। एक आयरन का कितना मान लिया x, तो यहां पर आयरन है कितने 2, तो 2 आयरन का कितना है 2x। फिर यहां पर जो कितना आ गया -6 = 0, तो x = कितना +3। सेम टू सेम वही काम आपको करना है। यहां पर मैं ये बोलूंगा, देखो जरा, एक आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना x, तो 0.94 का कितना हो जाएगा 0.94x। फिर ऑक्सीजन का कितना -2 = 0, x = आ जाएगा +2 डिवाइड बाय 0.94, तो यानी x = आ जाएगा +200 डिवाइड बाय 94। दिस इज एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर। मैं अगेन बात कर रहा हूं, ये क्या है, ये है एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर। तो ध्यान रखना ये एवरेज है 0.94O। यहां पर 0.94 में से कुछ आयरन +2 में होते हैं, कुछ आयरन +3 में होते हैं। यहां से क्वेश्चन भी आता है कि कितने आयरन +2 वाले हैं, कितने आयरन +3 वाले हैं, ये क्वेश्चन अभी हम करेंगे। ठीक है, फिर भैया देखो जरा नेक्स्ट, कि हमारे पास एक दो एग्जाम्पल और है, बढ़िया एग्जाम्पल है, पूछता है अक्सर। हमारे पास एग्जाम्पल है अमोनियम नाइट्रेट। ठीक है, यहां 2 नाइट्रोजन है और हमें ऑक्सीडेशन नंबर बताना है। x मानता हूं तो x, एक हाइड्रोजन का +1 तो 4 का मल्टीप्लाई बाय 4। ठीक है, फिर अगेन नाइट्रोजन आया तो x, एक ऑक्सीजन का -2 मल्टीप्लाई बाय 3 = 0। x = ध्यान दो कितना आएगा हमारे पास, x = आएगा +2। ठीक है, ये हमारे पास ना +2 नहीं +1, ये हमारे पास आया x।
और मैंने आपको वापस से मैं बोल रहा हूं कि जब हम x मान के ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं तो दिस विल बी एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर। ये एवरेज होता है ऑक्सीडेशन नंबर। अब भाई यहां पर दोनों नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, तो दोनों नाइट्रोजन का हम अलग अलग ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं। NH4NO3 है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर हमारे पास आएगा NH4+, इसको तोड़ो, ब्रेक करो। देखो जब एक से ज्यादा अननोन आ जाए ना कंपाउंड में, जहां पर एक से ज्यादा का रूल अपने पास नहीं हो, तो वहां पर आपको यही करना होता है, आप उसको ब्रेक करो। ब्रेक करके बाद में जो है वो आपको तुरंत आइडिया मिल जाएगा। अब देखो x यहां पर कितना आएगा, +4 = +1, x = -3। तो ये वाला नाइट्रोजन अमोनियम का एक नाइट्रोजन तो किसमें है, -3 में है, और दूसरा नाइट्रोजन देखो आप x -6 = -1, x = +5। एक नाइट्रोजन किसमें है, +5 में है, एक नाइट्रोजन किसमें है, -3 में है। तो हमारे पास अमोनियम नाइट्रेट में दो नाइट्रोजन है, एक -3 में, एक +5 में है, और दोनों का एवरेज चेक करते हैं। टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, टोटल चार्ज -3 और +5, टोटल चार्ज हो गया +2 डिवाइड बाय 2, तो टोटल चार्ज हो गया अपने पास कितना, +1। मेरे ख्याल से मेरी बात समझ में आ रही होगी। तो हमारे पास एक और एग्जांपल सेम टू सेम आप ये भी देख सकते हो, है ना, NH4NO2, इसको ब्रेक करो। एक तो है NH4+, एक है NO2-। ये वाला नाइट्रोजन तो है -3 में, और एक नाइट्रोजन हमारे पास आएगा कितना, ये आएगा +3 में, और दोनों का एवरेज निकाल के देख लो, x मान के निकाल लो, कितना आएगा, 0 आएगा। ठीक है, तो ये है हमारे पास ऑक्सीडेशन नंबर। एक और एग्जांपल हम देख लेते हैं भैया जी, हमारे पास है CH3COOH। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड। यहां पर हमें कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। स्ट्रक्चर तो आपको पता ही है, आपके सामने है, ये हमारे पास स्ट्रक्चर है, ये H, ये H और ये H। ध्यान से देखिएगा कि ये -1, ये +1, ये -2, ये +2, दोनों कार्बन कार्बन कितना 0 0 लेना है, तो ये वाला कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आएगा, +3, ये +1, ये -1, +1, -1, ये +1 और ये -1, ये -1 और ये +1। ठीक है, तो इस तरीके से जो है सबका ऑक्सीडेशन नंबर हम आराम से निकाल सकते हैं। कोई भी कंपाउंड आए, कैसा भी कंपाउंड आए, मैंने ज्यादातर एग्जांपल जो कि एग्जाम में पूछे जा चुके हैं या अक्सर जो है वो कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेंगे, वो सारे एग्जांपल मैंने आपको यहां पर क्लास में बता दिए हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे भैया एप्लीकेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर, कि हमने ऑक्सीडेशन नंबर निकालना सीखा, अब ये काम में क्या आता है, कैसे काम में आएगा, क्वेश्चन कैसे आएगा। ठीक है ना, तो ये हम बातें करेंगे नेक्स्ट क्लास में। उम्मीद करते हैं आज की क्लास आपकी अच्छी गई होगी, आपने अच्छे से समझा होगा, प्रॉपर नोट्स बनाए होंगे। ठीक है, नहीं बनाए, कोई टॉपिक अगर कहीं रह गया हो तो भैया आप पीछे जाएं, वीडियो को पॉज करें, आराम से उसको एनालाइज करें, आराम से देखें, आराम से पढ़ें, नोट्स प्रॉपर मेंटेन करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।